Hello students and respected members. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all again to my YouTube channel GST and Customs Act Fun Learning. Now today's topic is chapter number 3 in Customs Act, Import and Exports in Customs Act. Very important chapter, but one information, यहाँ पे maximum आपको objectives आएंगे. ये चैप्टर में से आप सीए स्टूडेंट हो या सीए में या सीए स्टूडेंट, मैक्सिमम विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड वो सारे. ठीक है, एंड कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स है जैसे प्रोविजनल असेसमेंट एंड वो आएगी. बाकी मैक्सिमम ये चैप्टर आएगा ऑब्जेक्टिव. लेकिन वॉट एवर यू विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, ये आपको हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन में. ठीक है, आपके बुक में अगर आप देखो तो कुछ कुछ पोर्शन जो मैं लेक्चर में कवर करूंगा शायद नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सब कुछ आपकी बुक में वैल्यूएशन में दिया है. सो हम यहाँ पे भी कवर करेंगे एंड वैल्यूएशन में इसका छोटा सा फिर से रिवीजन होगा ताकि आपको सम्स में हेल्प होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन कस्टम एक्ट. आई होप यू विल एंजॉय. एज आई सेड, ये पूरा ऑब्जेक्टिव में आने वाला है. कुछ ही इसके प्रोविजनल असेसमेंट करके जो लास्ट में आएगा वो आपको थियरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये देखो, पहला आता है सेक्शन 29. ये पूरा सेक्शन वाइज है, ये एक लाइक म्यूजिकल रिदम है. सेक्शन वाइज हम लोग पूरा स्टडी करेंगे. सेक्शन 29, अराइवल ऑफ वेसल्स और एयरक्राफ्ट इन इंडिया. जो वेसल आते हैं ना मेरे गुड्स लेके, या जो एयरक्राफ्ट आता है ना मेरे गुड्स लेके, क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये सेक्शन 29 में लिखा है. एग्जाम्पल, जैसे वेसल आ रहा है तो क्या कहीं भी आ सकता है, जू बीच पे आ सकता है मेरे मुंबई में. हाँ, कोई भी बीच पे, ओशन में कहीं भी आ सकता है मेरे गुड्स. नो बॉस, यू विल हैव टू अनलोड द गुड्स एट कस्टम पोर्ट पे. हाँ, तुम कहीं भी नहीं ला सकते हो, कस्टम पोर्ट पे ही गुड्स आने चाहिए. आपका वेसल कस्टम पोर्ट पे ही आना चाहिए, ये सेक्शन 29 में लिखा है. लेकिन अगर मेरे गुड्स एयरक्राफ्ट से आ रहे तो मेरे टेरेस पे भी तो आ सकता है एयरक्राफ्ट, ऐसा नहीं चलेगा. एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है एट कस्टम एयरपोर्ट, ये गुड्स अनलोड होने चाहिए एट कस्टम एयरपोर्ट ओनली. ठीक है, सो सेक्शन 29 क्या बोल रहा है, अगर मैंने गुड्स मंगवाए आउटसाइड इंडिया से तो अगर पानी से आ रहे तो कस्टम पोर्ट पे आने चाहिए, और अगर एयरक्राफ्ट से आ रहे तो किधर आने चाहिए, एयरपोर्ट के कस्टम पोर्ट पे. कहीं भी लैंड नहीं हो सकते, वरना इलीगल गुड्स मानेंगे, वरना इसको इलीगल गुड्स मानेंगे. क्या आप लोग इलीगल कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, वैसा मानेंगे अगर ये रूट से नहीं आया तो. ठीक है, सो अगर पानी से आ रहा है तो कस्टम पोर्ट, और एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो एयरक्राफ्ट का कस्टम पोर्ट. इज दिस ओके? अब नेक्स्ट, पर्सन इन चार्ज ऑफ, ये सेक्शन 29 ही स्टार्ट है. काफी बार क्या होता है, मैंने तो रूल बना दिया सेक्शन 29 कि पोर्ट पे ही आना चाहिए, एयरपोर्ट पे ही आना चाहिए. लेकिन मेनी टाइम व्हाट हैपेंस कि सडनली मैं ला रहा था, ये लोग बेचारे हमारे मास्टर ऑफ द वेसल है, मास्टर जिनको बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, ये लोग गुड्स तो ला रहे, बट अचानक फ्लड आ गया, या वेदर खराब हो गई, या आग लग गई, तो ये लोग कैसे लाएंगे गुड्स.
मैं तो बोल रहा मैं इंपोर्टर मुंबई का, तो मेरे मुंबई पोर्ट पे आने चाहिए। आप लोगों ने रूल बना दिया सेक्शन 29 कि मैं मुंबई का हूँ इंपोर्टर, तो वेसल मुंबई में वो भी पोर्ट पे आना चाहिए। बट आग लग गई या फ्लड आ गया, वेदर खराब हुई, तो एक ऑप्शन दिया है सेक्शन 29 कि एक्सीडेंट हो गया या वेदर खराब है, अनअवॉइडेबल कॉज है, तो ये गुड्स, ये वेसल कहीं भी लैंड हो सकता है। ओके, यानी मुंबई पोर्ट पे मंगवाए थे ना, तो चेन्नई पोर्ट बाजू में तो यार वहां कर दे, केरला पोर्ट बाजू में तो वहां अनलोड कर दे, चलेगा यार, चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी फ्लड आ गया है, तो वहां सेक्शन 29 थोड़ा साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 29 नॉर्मली क्या बोलता है कि मुंबई पोर्ट पे मंगवाए तो मुंबई पोर्ट पे आने चाहिए, एयरपोर्ट से मंगवाए तो भी मुंबई के एयरपोर्ट पे आने चाहिए। लेकिन आग लग गई, वेदर खराब हो गई, तो आप नियरेस्ट कस्टम पोर्ट पे जा सकते हो या कहीं भी अनलोड कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया है तो यू विल हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या नियरेस्ट पर्सन इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो भी कस्टम का पुलिस स्टेशन है ना, वहां पे आपको ये रिपोर्ट करना होगा विथ योर लॉग बुक कि ये गुड्स थे, जाना था मुंबई, बट यार फ्लड आ गया, आग लग गई, इसलिए मैं यहाँ पे अनलोड कर। ठीक है, सो ये हमें सेक्शन 29 ने सिखाया, इजी। चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन 29। अब आते हैं सेक्शन 30। ठीक है, मेरे गुड्स आ रहे हैं, मेरे गुड्स आ रहे हैं, ये भाई साहब लेके आ रहे हैं, ये पानी से लेके आ रहे हैं, पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस बोलते हैं इसको, पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस, जो मेरे गुड्स लेके आ रहा है पानी में, उसको आने से पहले, मुंबई में आ रहे, मुंबई में आने से पहले, पोर्ट में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, नोन एज इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्या नाम है इसका? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये डॉक्यूमेंट फाइल करना मस्ट है। ठीक है, आने से पहले, मुंबई के पोर्ट पे लैंड होने से पहले उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, नोन एज इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, या उसको बोलते हैं आप अराइवल रिपोर्ट, या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट। ओके, अगर पानी से आ रहा है, सपोज एयरक्राफ्ट से आ रहा है, तो एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो भी सेम, एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड होने से पहले, प्रायर टू अराइवल, इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और अराइवल रिपोर्ट, दोनों में से कोई भी। ठीक है, ये सेक्शन 30 में लिखा है, आने से पहले यू विल हैव टू डू इट। नाउ व्हाई यू हैव टू डू इट, ये देखो, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एंड अराइवल रिपोर्ट में क्या होता है डिटेल, क्यों इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है, रीजन देखो, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि सपोज पानी से गुड्स आ रहे हैं, तो कौन से गुड्स आ रहे हैं, क्या क्या नेचर है, ये देखो, इट शैल कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द गुड्स। जो भी गुड्स शिप में आ रहे हैं ना, अलग अलग लोगों के होंगे, खाली मेरे थोड़ी होंगे, 100-500 लोगों के होंगे, करेक्ट है। तो कौन से नेचर ऑफ गुड्स आ रहे हैं, बुक्स आ रही है, ये ऑयल आ रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहा है, मोबाइल्स आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, क्या आ रहा है, ये उसको ऑफिसर को डिटेल देनी होगी, कहाँ पे, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जो पानी से लेके आ रहा है या जो एयरक्राफ्ट से वो पायलट लेके आ रहा है, उसको ये डिटेल्स देनी होगी कि किस किस लोगों के कौन से गुड्स है, सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। ओके, ये कभी प्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉनिकली एंड आने से पहले ये सब कुछ करना है। ओके, लेकिन काफी बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बांग्लादेश से खरीदा, पाकिस्तान से इंपोर्ट किया, यानी रोड से आता है, बाय रोड आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन है कि आप ये डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो आफ्टर अराइवल। सिर्फ अगर रोड से आ रहा है ना, तो आप ये डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो आफ्टर अराइवल विद इन 12 आवर्स, विद इन 12 आवर्स। कभी जब रोड से आ रहा है तो आप लोग फाइल कर सकते हो विद इन 12, आने के बाद विद इन 12 आवर्स। सो एक समरी देखो, अगर पानी से आ रहा है, वेसल से आ रहा है, आप कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और अराइवल मैनिफेस्ट, अराइवल रिपोर्ट भी बोल सकते हो। ओके, आने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट से आ रहा है, आप लोग कैसे फाइल करोगे, अगेन सेम, आने से पहले इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और अराइवल रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन अगर किससे आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, रोड से आ रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे नोन एज इंपोर्ट रिपोर्ट। इसको बोलते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट, सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड हाँ, आने के बाद भी कर सकते हो अप टू 12 आवर्स, आने के बाद भी कर सकते हो अप टू 12 आवर, वो भी मैन्युअली, इलेक्ट्रॉनिकली कंपलसरी नहीं है, मैन्युअली भी कर सकते हो। ओके, अब नहीं करूँ तो, ये सब टाइम पास मुझे नहीं करना है,
तो क्या होगा पता है, अगर आप लोग ये नहीं करोगे क्या, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट, तो आपको पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपीज, 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। हाँ, लेकिन अगर जेन्युइन रीजन हो तो पेनल्टी वेव भी हो सकती है। कुछ जेन्युइन रीजन हो, सफिशिएंट ग्राउंड्स हो, तो पेनल्टी वेव हो सकती है। ओके, सो ये एक पॉइंट है सेक्शन 30। फिर कौन लेके आएगा, कौन फाइल करेगा ये, वो जो शिप लेकर आ रहा है, पर्सन इन चार्ज बोलते हैं, या एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है पायलट, ठीक है। अगर रोड से आ रहा है तो ड्राइवर, ये लोग सब डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे। नाम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और यू कैन से अराइवल रिपोर्ट। अगर पानी से आ रहा है तो आने से पहले, एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो आने से पहले, वैसे सॉरी ट्रक से आ रहा है, रोड से आ रहा है तो आने के बाद भी कर सकते हो विद इन 12 आवर्स, वो मैन्युअली कर सकते हो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक। इसमें सारी डिटेल्स हो गया कि कौन से गुड्स हैं क्या, ये सेक्शन 30 में लिखा है, ठीक है। सपोज गुड्स अराइविंग एट कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट या लैंड कस्टम, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस, जो गुड्स लेके आ रहा है, एंड सिर्फ मेरे थोड़ी हजारों लोगों के गुड्स लेके आ रहा होगा वो, उसको डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा, क्या, डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट गुड, आने से पहले एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा नोन एज अराइवल रिपोर्ट, और लीगल आप लोग लिखो तो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं, आने से पहले। लेकिन अगर रोड से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, तो आने के बाद भी कर सकता है, मैन्युअली भी कर सकता है विद इन 12 आवर्स, उसका नाम है इंपोर्ट रिपोर्ट। ये मैन्युअली भी चलेगा, ये मैन्युअली भी चलेगा, आने के बाद विद इन 12 आवर्स तक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन 30 था। अगेन ऑब्जेक्टिव में वेरी यूजफुल, नहीं करोगे तो 50,000 की पेनल्टी है, खत्म हो जाओगे, 50,000 इज व्हाट। अब आता है सेक्शन 30A, ये हमने पढ़ा सेक्शन 30, ये सेक्शन नंबर याद रखो, रह जाएगा। अब आता है सेक्शन 30A। ये देखो, अभी मैंने आपको बात किया था सेक्शन 30 में, ये सब गुड्स का था, गुड्स सामान, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रूट्स, उसका। 30A में नाम पढ़ो, इट इज पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, यानी पैसेंजर आ रहे हैं उसके बारे में। ये देखो, पैसेंजर भी तो आते हैं ना, सो ये देखो पैसेंजर उतर रहे हैं, आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो पैसेंजर आते हैं, तो पता है एक लिस्ट रहता है, जो भी पैसेंजर ट्रैवल करते हैं ना, वो लिस्ट पहले एयरपोर्ट पे मिलता है। आप लोग यूके से मुंबई आ रहे हो तो पहले पैसेंजर की लिस्ट मुंबई में आती है कि ये लोग पैसेंजर आ रहे हैं, ये एक लिस्ट होता है। सो ये देखो, अगर पैसेंजर आ रहे हैं, गुड्स नहीं है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेंजर, पैसेंजर आ रहे हैं, तो आने से पहले एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा ये फ्लाइट वाले पर्सन को। नाम है इसका पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, कि कौन से पैसेंजर आ रहे हैं, उनका नाम, क्रू यानी एयर होस्टेस कौन है, पायलट कौन है, सपोर्टिंग स्टाफ कौन है, उनका भी पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। इट इज मस्ट, देना ही पड़, बट ऑनलाइन होता है, इट्स वेरी सिंपल। इंफॉर्मेशन अबाउट पैसेंजर, ठीक है, ये तो एयरक्राफ्ट हुआ, लेकिन आप क्रूज से भी आ सकते हो काफी बार। ये देखो क्रूज से, सो से आप लोग क्रूज से ट्रैवल कर रहे हो, सो क्रूज में भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। जो वेसल आ रहा है उसको भी डिटेल देनी पड़ेगी, भाई साहब आए हमारे, उसमें भी डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन कौन लोग आउट ऑफ इंडिया से इंडिया आए, उसकी पूरी लिस्ट देनी पड़ती है। अगेन कौन क्रू है, कौन स्टाफ है, कौन ये चला रहा था वेसल, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आने से पहले प्रायर टू अराइवल एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट पैसेंजर, कौन पानी से आया, वैसा तैर के नहीं, क्रूज से आया उसमें आता है। लेकिन काफी बार आप लोग लैंड से भी आते हो, जैसे ये एक आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर है, सो एक बस जाती है, सो एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाय रोड जा रहे हैं। कैसे जा रहे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाय रोड, एयरक्राफ्ट भी नहीं है एंड वेसल भी नहीं है, बाय रोड हो रहा है। उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, आफ्टर अराइवल, यानी आने के बाद एक लिस्ट देनी पड़ेगी। नाम है सेम, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल, ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, सपोर्टिंग स्टाफ कौन है, पैसेंजर कौन है, कोई टेररिस्ट तो नहीं है, सब लीगल है। सो ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा थ्रू पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। ओके, ये भी जस्ट लाइक गुड्स ही था, पर नाम है इसका पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। ओके, और अगर ये फाइल नहीं करोगे तो पेनल्टी लग सकते हैं 50,000 का। एयरक्राफ्ट से आ रहे तो उतरने ही नहीं देंगे ये लोग, जब तक आप ये फाइल नहीं करोगे उतरने ही नहीं देंगे। पानी से आ रहे तो पोर्ट पे लैंड भी नहीं होने देंगे जब तक फाइल नहीं करोगे।
ओके, अगर सफिशिएंट ग्राउंड बताया तो चलेगा, वरना 50,000 का फाइन है। समरी देखो इसका, सेक्शन 30A में पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेयंस, जो वो पायलट है उसका बात कर रहे हैं, या कैप्टन ऑफ द शिप जो चला रहा है वो, या ये ड्राइवर। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रहा है, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रहा है, उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है नोन एज पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। कौन पैसेंजर है इसके अंदर, कौन क्रू है, एयर होस्टेस, पायलट, सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। अगर नहीं दिया तो 50,000 का फाइन। सो पैसेंजर अराइविंग इन इंडिया, अगर आप एयरक्राफ्ट से आ रहे हो, वेसल से आ रहे हो, प्रायर टू, आने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट पैसेंजर एंड क्रू। लेकिन अगर आप व्हीकल से आ रहे हो, एक गुड्स नहीं बस है, बस से आ रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। बट ये फाइल कर सकते हो आफ्टर, ये फाइल कर सकते हो आफ्टर, ओके। सारे नेम, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे देनी, नहीं दिया तो पेनल्टी लग सकते हैं 50,000 रुपीज। सो इसमें कुछ नया नहीं था, सिर्फ गुड्स के बदले पैसेंजर। सेक्शन 30 में गुड्स था, 30A में पैसेंजर, ओके। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31। ये पूरा एक बार रिवीजन भी होगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी सेक्शन, आई गारंटी। ये देखो सेक्शन 31, imported goods not to be unloaded from vessel until entry inward granted। हेडिंग पढ़ो, मैं बताता हूँ क्या। जैसे आने से पहले आपने फाइल कर दिया इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, आने से पहले ये कैप्टन ऑफ द शिप या ड्राइवर या पायलट, इन्होंने फाइल कर दिया इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ये फाइल हो गया। लेकिन फाइल करो तो क्या मैं मान लूंगा? मैं अगर कस्टम ऑफिसर हूं तो क्या मैं मान जाऊंगा? देखो क्या होता है, मैं आपको एक ऑनलाइन फाइल दूंगा एंट्री इनवर्ड की। आप लोगों ने फाइल किया इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अब मैं आपको एक ऑनलाइन दूंगा एंट्री इनवर्ड। जैसे आप पानी से आ रहे हो, गुड्स कभी अनलोड कर पाओगे जब तक मैं एंट्री इनवर्ड आपको ना दूं, तब तक आप गुड्स अनलोड ही नहीं कर सकते, तब तक आप घुस ही नहीं सकते। यू हैव फाइल्ड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, नाउ कस्टम ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पे देगा एंट्री इनवर्ड कि एंट्री ग्रांटेड, आजा, एंट्री इज ग्रांटेड, कम टू द पोर्ट। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता ना, तब तक घूमते रहो, आने ही नहीं देंगे ये लोग। एंट्री इनवर्ड इज मस्ट। जैसे एंट्री इनवर्ड मिला उसके बाद ही तुम पोर्ट पे गुड्स लोड कर सकते हो। So as per section 31, जो भी मास्टर ऑफ अ वेसल, कैप्टन या आप लोग जो भी बोलो, he shall not permit the unloading of goods जब तक उसको एंट्री इनवर्ड नाम का डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ये सिर्फ एंड सिर्फ वेसल में है, एयरक्राफ्ट में, ट्रक में, कहीं भी नहीं, ये सिर्फ पानी के चक्कर में, बाय वेसल, शिप से आए तो, ठीक है। 31 प्रोवाइड एंट्री इनवर्ड शैल नॉट बी गिवन जब तक तुम लोग वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट फाइल नहीं करोगे ना, तब तक थोड़ी एंट्री इनवर्ड मिलने वाला, वो फाइल करो बाद में मिलेगा, ठीक है। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट कस्टम डिपार्टमेंट रेडी है, आप लोग अनलोड कर सकते हो। कस्टम डिपार्टमेंट इज रेडी, यू कैन अनलोड द गुड्स, ठीक है। सो ये मस्ट डॉक्यूमेंट है। काफी बार ऐसा होता है कि कस्टम ऑफिसर बिजी होती है, एक साथ 4-5 शिप आ जाएगी तो कितना ध्यान रखेगी, कोई स्मगलिंग हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, सो कोई या फिर बर्थ एंड शिप का जगह ही नहीं होता है, कहाँ अनलोड करेंगे। इसीलिए एक डॉक्यूमेंट देगी ऑनलाइन, नाम क्या है उसका, नाम क्या है उसका, एंट्री इनवर्ड। जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिलेगा आप लोग अनलोड नहीं कर सकते, घूमते रहो वहीं पानी में। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? वेसल, ये एयरक्राफ्ट के लिए भी नहीं है, ये रोड के लिए भी नहीं, ओनली फॉर वेसल। चलो इसके देखो कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे एंट्री इनवर्ड इज नॉट कंपलसरी, ओनली फॉर फ्यू आइटम एक्सेप्शन है जहां पे एंट्री इनवर्ड इज नॉट कंपलसरी, नॉट रिक्वायर्ड। पता है कहाँ कहाँ? ये देखो, जैसे मैं शिप में क्या ला रहा हूँ, वेसल में क्या ला रहा हूँ, एनिमल्स लेके आ रहा हूँ, हाँ, तो क्या बेचारे को वही छोड़ दो पानी में? ऑब्वियसली आने दो, आने दो, कुछ हो जाएगा, लाइफ का डेंजर है। सो अगर आप एनिमल्स लेके आते हो तो एंट्री इनवर्ड ना भी मिला, लेट भी मिला, आप लोग आ सकते हो। सिमिलरली आप पैसेंजर हो तो पैसेंजर के लिए वो क्रूज को थोड़ी मैं पानी में घुमाता रहूं, क्या हो जाएगा, इंडिया का नाम खराब हो जाएगा, क्रूज को पानी में घुमाते रहो। तो यहाँ पे भी एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं, गुड्स के केस में चाहिए, पैसेंजर में नहीं चाहिए। थर्ड, बैग्स, ये जो भी थे, ये जो भी हमारे क्रू के पैसेंजर थे, उनकी बैग्स हो वो भी आप लोग अनलोड कर सकते हो।
पेरिशेबल गुड्स है, तुम 2-3 घंटा मुझे रखवा के रखोगे फॉर एंट्री इनवर्ड तो गुड्स खराब हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे. सो इफ दे आर पेरिशेबल गुड्स विदाउट एंट्री इनवर्ड आल्सो यू कैन एंटर, आ सकते हैं. एंड लास्ट ये फ्लेमेबल हजार्डस गुड्स है, यानी क्रैकर्स हो सकते हैं दिवाली के, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो जल जाएंगे ज्यादा पानी में रहे, फ्लेमेबल गैस या वो, अगर ये सब भी है इसमें भी एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं है. आप पोर्ट पे आ जाओ विदाउट एंट्री. इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बट एंट्री इनवर्ड ऑफिसर दे उसके पहले भी आप लोग एंट्री कर सकते हो. सो ये सेक्शन 31(3) में लिखा है. हाँ, सब सेक्शन ना है, बस 31 याद रखना कि आप लोग अनलोडिंग कर सकते हो विदाउट एंट्री इनवर्ड. कभी कभी जब आपके बैगेज है या पैसेंजर है, मेल बैग्स है, एनिमल्स है, या पेरिशेबल एंड हजार्डस गुड्स है, ये सारे केसेस में आप विदाउट एंट्री इनवर्ड भी अनलोड कर सकते हो. ये सेक्शन 31 में लिखा. ओके, चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 32. रिलेटेड ये सब कुछ रिलेटेड है. देखो, आपको आना है, पहले क्या फाइल करना पड़ेगा? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. लेकिन मैं घुसने नहीं दूंगा, कस्टम ऑफिसर आने नहीं देगा जब तक आपको क्या नहीं मिलता? एंट्री इनवर्ड. ओके, अब देखो क्या लिखा है. सेक्शन 32, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आपने फाइल कर लिया कि मैं लैपटॉप ला रहा हूँ या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहा हूँ, ये आपने फाइल कर दिया. आपने पता है क्या फाइल किया कि 100 क्वांटिटी है, 100 kg या 100 क्वांटिटी के गुड्स है. ये इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में आपने लिखा कि मैं 100 लैपटॉप ला रहा हूँ या 100 रेफ्रिजरेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ला रहा हूँ. लेकिन क्या हुआ, जब ऑफिसर ने चेक किया ना, तब मालूम पड़ा 1000 लैपटॉप थे. यार तुम लोग बोल रहे हो, वो कैप्टन ऑफ द शिप बोल रहे हैं 100 है और निकला 1000, तो मैं अनलोड होने दूंगा. अगर आपके गुड्स मेंशन ही नहीं है इन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट, मैं उसको अनलोड ही नहीं होने दूंगा. ये सेक्शन 32 में लिखा है. ये सेक्शन 32 में लिखा है, व्हिच इज परफेक्टली करेक्ट. ठीक है, ये तो आपने ट्राई किया कि शायद ना पकड़ा गया तो ट्राई तो करो. तो आपने वो किया, तो क्या हो गया? अगर आपके इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल रिपोर्ट में डिटेल्स मेंशन नहीं अबाउट गुड्स, तो वो अनलोड ही नहीं होने देंगे. ये सेक्शन 32 में लिखा. ठीक है, परफेक्ट है. तुम बोलो 100 kg और निकला 1000 kg, तो मारेंगे, थोड़ी चलता है. हाँ, लेकिन हाँ, कुछ जैसे 35 बोला और 36 निकले या कुछ जनरली एरर हुई तो अलाउ करते हैं, तो अलाउ करेंगे. हाँ, लेकिन अगर मेंशन ही नहीं किया, जैसे आप मोबाइल्स लेके आ रहे हो एंड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में आपने बोला कि मोबाइल है ही, तो बस तुम्हारे मोबाइल अनलोड ही नहीं होने देंगे. जो प्रोडक्ट्स मेंशन होंगे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में, जो गुड्स मेंशन होंगे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में, वही अनलोड करने देंगे. ये सेक्शन 32 में लिखा. ठीक है, अब क्या मन मर्जी कहीं भी अनलोड कर सकते हो? जहां बर्थ खाली देखा चलो डाल दो, ऐसा नहीं होता. सेक्शन 33 कुछ बताता है कि अगर आपको गुड्स अनलोड करने हैं तो वहां पे एक होता है, कस्टम में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं बोर्डिंग एरिया और जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड एरिया. जिसको बोलते हैं बोर्डिंग एरिया और जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड. गुड्स यहीं पे अनलोड हो सकते हैं, कहीं भी अनलोड नहीं कर सकते जहां मन मर्जी हुआ. आपको एक बोर्डिंग एरिया रहता है या डेजिग्नेटेड एरिया होता है, गुड्स अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही अनलोड हो सकते हैं. ये सेक्शन 33 में लिखा है. आपका जो भी मेंशन किया इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में, मैंने एंट्री इनवर्ड दिया, फिर आपके जो भी गुड्स इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में अनलोड हो सकते हैं अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही, बाकी कहीं भी नहीं हो सकते. ओके, अब आता है सेक्शन 34. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 34 में क्या मेंशन है वो देखो. नाउ सपोज इफ यू वांट टू अनलोड द गुड्स, आपको गुड्स अनलोड करने हैं, कहाँ कर सकते हो? अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही. लेकिन क्या कभी भी कर सकते हो? You can do any time? नहीं, you have to do under the supervision of custom officer. ये चेक करता है कि आप लोग कोई फ्रॉड वाले गुड्स तो नहीं लेके आए, कुछ स्मगलिंग वाले तो नहीं है, प्रॉपर तो है कि इंडिया को हार्म ना हो. सो ये कस्टम ऑफिसर विल चेक ईच एंड एवरीथिंग कि आप कौन से गुड्स ले. ओके, सो ये देखो, ऑफिसर चेक कर रहा है, फिर ही आपका लोडिंग अनलोडिंग बाद में आप लोग गुड्स कर सकते हो. एंड बोर्ड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास कर सकता है जहां पे वो परमिशन देगा टू लोड अनलोड विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. कभी कभी ऐसा होता है, जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स होते हैं ना, बिग बिग इंपोर्टर्स, बार बार इंपोर्ट, यार वो लोग को तो ऐसा फैसिलिटी देनी पड़ेगी.
सो वो कोई जनरल परमिशन दे सकता है, जैसे रतन टाटा सर, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, इंडिया में बहुत फायदा करवाते हैं, तो इनको जनरल परमिशन दे सकते हैं कि आप लोग कभी भी लोड अनलोड करो, ऑफिसर हो कि ना हो, आप लोग कर सकते हो। ये स्पेशल परमिशन मिल सकती है। नॉर्मली ऑल द इंपोर्टर्स अनलोड कहाँ करेंगे? सेक्शन 33 में बोर्डिंग प्लेस पे, अप्रूव्ड प्लेस पे, अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। ठीक है, अगर ऑफिसर नहीं है तो तुम अनलोड नहीं कर सकते, वाह, वरना फ्रॉड हो सकता है। हाँ, कभी स्पेशल एंड जनरल परमिशन मिले तो आप कर सकते हो। तो ये समरी देखो जो भी हमने सीखा। सेक्शन 32 में क्या सीखा कि इंपोर्टेड गुड्स कैन नॉट बी अनलोडेड अनलेस दे आर मेंशन्ड इन इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ठीक है, आप लोग का इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो आपने फाइल किया, अगर उसमें वो गुड्स मेंशन है तो ही अनलोड कर सकते हो, ये सेक्शन 32 में लिखा है। सेक्शन 33 में क्या है? अनलोड करो, बट कहाँ पे? अप्रूव्ड प्लेसेस पे, मन मर्जी नहीं होता। एंड 34 में क्या लिखा है? अप्रूव्ड प्लेस पे भी अनलोड करो, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर और यू कैन से प्रॉपर ऑफिसर। ये हमने सीखा। वेर है, चलो अब आता है सेक्शन 35, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है। ये देखो, रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स बीइंग वाटर बॉर्न। मिस्टर मुकेश अंबानी, इनका स्टोरी सुनो। ये क्या कर रहे हैं? लेकर आए गुड्स यूएसए से के यूके कहीं से भी, ओके, लेकिन अब क्या हो गया? वेसल आ रहा है, हो गया, लेकिन इतना बड़ा वेसल है ना कि पोर्ट पे जगह ही नहीं है। ये देखो कितना बड़ा वेसल लेकर आए, इतना सारा इंपोर्ट करने को किसने बोला था? हाँ, इतना बड़ा वेसल लेके आ गए हो, अब पोर्ट पे तो जगह ही नहीं है, क्या करें? सो ऑफिसर इनको बोलता है कि एक काम करो, इतने बड़े वेसल का जगह नहीं है, सो एक काम करो, आप लोग ये 3-4 छोटी बोट लो और ये जो भी गुड्स है उसमें अनलोड करो एंड बाद में छोटी बोट लेकर आओ। ये देखा, बड़े वेसल का जगह नहीं है ना, छोटे वेसल का तो है। तो ये देखो 4-5 छोटी वेसल आई और इसमें सारे गुड्स अनलोड किए एंड बाद में छोटी वेसल के लिए जगह थी, वो पोर्ट पे आई। ओके, अब ये जो छोटी वेसल है, ये जो भी छोटी वेसल है, ये सेक्शन 35 में इसको बोला गया है क्या? इसको क्या बोला गया है? लाइटर्स। स्मॉल वेसल, इसको बोला गया लाइटर्स। और अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए, बड़ी वेसल से छोटी वेसल में शिफ्ट करने गुड, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए सेक्शन 35 में, जिसका नाम है बोट नोट, जिसका नाम है बोट नोट्स। ठीक है, सो व्हेनेवर द गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम बिग वेसल टू स्मॉल वेसल, बिग वेसल से स्मॉल, स्मॉल यानी पतला, तो उसको बोलते हैं लाइटर्स, लाइटर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड बाद में कुछ प्रोसेस तो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट कौन सा है? जिसको बोलते हैं बोट नोट। डॉक्यूमेंट इज नोन एज बोट नोट। ठीक है, तो ये प्रोसेस अलाउड है। हाँ, लेकिन काफी बार क्या हो सकता है, बोर्ड नोटिफिकेशन पास कर देगा कि यार बोट नोट के बिना भी आप बड़ी वेसल से छोटी वेसल में शिफ्ट कर सकते हो, बोट नोट के बिना भी आप बड़ी वेसल से छोटी वेसल में शिफ्ट कर सकते हो। काफी बार बोर्ड ऐसे स्पेशल परमिशन दे सकता है। ओके, ठीक है, सो इसको बोलते हैं सेक्शन 35 में बोट नोट। वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रॉम बिग वेसल स्मॉल वेसल में आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं लाइटर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड देन बाद में ये डॉक्यूमेंट थ्रू बोट नोट पोर्ट पे आएगा, बोट नोट डॉक्यूमेंट चाहिए। इज दिस ओके? ये सेक्शन 35 था। अब आता है सेक्शन 36, रेस्ट्रिक्शन ऑन अनलोडिंग ऑफ गुड्स। ये देखो क्या हुआ, अच्छा अब मुकेश अंबानी सर आ गए, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, देखो दिख रहा है, इंपोर्ट किया हुआ है, पानी में ही है, पोर्ट पे आ ही नहीं रहा है, ये ऑफिसर अलाउ ही नहीं कर रहा है। वो हाथ जोड़ रहा है कि यार आने दे, मेरे गुड्स खराब हो जाएंगे, क्यों आने नहीं दे रहा है पोर्ट पे, कौन सा मैंने कुछ किया है? तो ऑफिसर कुछ बताए कि मिस्टर अंबानी आज संडे है, संडे वी डोंट वर्क ऑन संडेज, या फिर 6 बज गए, हॉलीडे हो गया है, ठीक है, वर्किंग आवर्स के बाद आ रहे हो, हॉलीडे में आ रहे हो, तो फिर बॉस मैं आपको अनलोड ही नहीं करने दो, हम भी इंसान है, हमको घर जाना है कि नहीं। सो समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू हैव इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन संडे को आ रहे हैं या दिवाली या कोई हॉलीडे में आ रहे हैं या 6 या 8 PM के बाद आ रहे हैं आफ्टर वर्किंग आवर्स। अगर ऐसा हुआ तो ऑफिसर बोलेगा मैं आने ही नहीं दूंगा। तो अंबानी उनको पूछ रहा है कि कोई तो तरीका होगा, सेक्शन 36 में रेस्ट्रिक्शन तो है बट कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, सुनो, अगर इंपोर्टर प्रिस्क्राइब नोटिस दे देता था ना एडवांस में, जैसे मुकेश अंबानी बोला कि ऑफिसर मेरा संडे को आएगा, प्लीज अलाउ करना, ठीक है ऑफिसर मैं नोटिस दे रहा हूँ कि संडे को आएगा या हॉलीडे को आएगा या रात को आएगा आफ्टर वर्किंग आवर,
प्रिस्क्राइब नोटिस एडवांस में दे देगा एंड कुछ पेमेंट होगा उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस। अगर वो दोनों दे देगा तो हॉलीडे में भी गुड्स आ सकते हैं, वर्किंग आवर्स में भी गुड्स वर्किंग आवर्स के बाद भी गुड्स आ सकते हैं। ये सेक्शन 36 में लिखा है। सो गुड्स नॉर्मली कैन नॉट बी अनलोडेड ऑन हॉलीडेज, संडेज और आफ्टर वर्किंग आवर। हाँ, लेकिन आपने नोटिस दे दी, प्रिस्क्राइब फीस दे दी ऑफिसर या उसको सैलरी या जो भी हो दे दिया, तो आप लोग अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी फीस है, मेरी वजह से आना पड़ा उनको संडे, सो जो भी फीस हो, लीगल फीस, वो भी पे करनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब नोटिस एंड प्रिस्क्राइब फीस, ये सेक्शन 36 में लिखा है, तो ही घुसने देगा। देखो अब आने दिए, ठीक है। अब आता है सेक्शन 37 एंड 38। जैसे मेरे गुड्स आ रहे हैं, तो ऑफिसर को डाउट आया, पोर्ट पे पहुंचा नहीं है, अभी भी पानी में दिख रहा है, पोर्ट पे पहुंचा नहीं, ऑफिसर को डाउट आया, तो ऑफिसर है ना, ये बोट में भी, ये वेसल में भी जाके चेक कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पोर्ट में आए बाद में चेक करेगा। अगर उसको डाउट है तो वो जहां भी ऑफिसर, वहां से आ सकता है एंड मेरी बोट में एंट्री कर सकता है। तो ये सेक्शन 37 में उसको पावर है। प्रॉपर ऑफिसर में एनी टाइम बोर्ड एनी कन्वेयंस एंड चेकिंग चालू करेगा, चेकिंग चालू कर देगा। जो भी गुड्स है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ वो वेरीफाई कर सकता है। ये सेक्शन 37 एंड 38 में लिखा है। ओके, तो ये वापस ये समरी देखो 35 से 38। 35 में क्या लिखा था, मुकेश अंबानी बड़ी बोट लाए थे, हमें छोटी बोट में जाना है, तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स ऑन वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटी बोट जिसको बोलते हैं लाइटर्स, और आपको डॉक्यूमेंट क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बोट नोट, बोट नोट लाना पड़ेगा। ये सेक्शन 35 में लिखा, ऑब्जेक्टिव पूरा। फिर हमने सेक्शन 36 पढ़ा, बड़ी बोट तो चलो हो गया, अब संडे को आ रहा है, हॉलीडे को आ रहा है, वर्किंग आवर्स के बाद आ रहे मिस्टर मुकेश अंबानी, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, यू कैन नॉट अनलोड, बट इफ यू पे प्रिस्क्राइब फीस और आप नोटिस दे देते हो एडवांस में, तो आ सकता है, तो ही आ सकता है, वरना नहीं। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 37 पढ़ा कि मेरे गुड्स अभी भी पानी में पहुंचे नहीं है, वेसल में। कोई भी ऑफिसर जाके वेसल भी चेक कर सकता है उसमें जाके, एंड जो डॉक्यूमेंट ऑफिसर मांगेगा मुझे सबमिट करना पड़ेगा। ये सेक्शन 38 में लिखा। सो दिस वाज अ समरी, अंडरस्टूड। पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर है 4 मार्क्स का, लेकिन ये चैप्टर बहुत यूजफुल है, जो मैंने आपको समझाया था, वैल्यूएशन चैप्टर। ये सब कुछ वैल्यूएशन चैप्टर में रिपीट होगा। हाँ? कुछ कुछ सीएमए की बुक्स है इंटर की, जहाँ ये चैप्टर इतना डिटेल में नहीं है, बट ये सब कुछ वैल्यूएशन चैप्टर में कवर होगा, इसलिए आपको समझना ही होगा। ये आप इंटर हो कि फाइनल हो, ये आपको पूरा वैल्यूएशन में आएगा। सो आप लोग बुक में ना भी मिले तो डोंट वरी, क्योंकि वैल्यूएशन में ये सब कुछ कवर होता है। ठीक है, सम्स में आएगा। अब रिवीजन देखो, जो भी हमने सीखा। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि गुड्स कहाँ आने चाहिए, पोर्ट पे, पोर्ट पे ही आने चाहिए, एयरपोर्ट पे या कस्टम पोर्ट पे। ये सेक्शन 29 में हमने सीखा। फिर सेक्शन 30 क्या बोलता है, आने से पहले आपको डॉक्यूमेंट फाइल करना है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और यू कैन से अराइवल रिपोर्ट। आने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन फाइल करना है। ठीक है, फिर 31 में हमने क्या पढ़ा कि आने, आपने तो फाइल कर दिया, फिर ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, एंट्री इनवर्ड के, आजा मैं रेडी हूँ, आजा, चेक करता है, एंट्री इनवर्ड। फिर 32 में हमने क्या पढ़ा, जो भी गुड्स मेंशन है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में और एंट्री इनवर्ड में, वही आ सकते हैं। जो भी गुड्स मेंशन है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में या एंट्री इनवर्ड में, वो ही एंट्री कर सकते हैं। हाँ, अगर बोलो आप 100 लैपटॉप है और निकला 1000, तो 900 लैपटॉप में उतरने ही नहीं दूंगा, मैं उतरने ही नहीं दूंगा। ओके, फिर सेक्शन 33 था कि आपको अनलोड करने हैं तो क्या मन मर्जी कहीं भी कर सकते हो, अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही कर सकते हो। इट हैज टू बी एट अप्रूव्ड प्लेसेस, डेजिग्नेटेड एरिया, वही कर सकते हो। ठीक है, एंड सेक्शन 34 क्या था कि अनलोड करना है अप्रूव्ड प्लेस पे, तो इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, वो आदमी चेक करेगा, वहीं पे अनलोड करो। हाँ, हर जगह नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 35, बड़ी बोट से छोटी बोट जाना है, लाइटर्स बोट में। सेक्शन 36 हमने पढ़ा, ये देखो बड़ी बोट से छोटी बोट, फिर वो छोटी बोट आगे जाएगी। फिर हमने 36 पढ़ा कि संडे को भी आना, वर्किंग आवर्स के बाद करना है, आओ, लेकिन यू हैव टू पे प्रिस्क्राइब फीस एंड नोटिस भी एडवांस में देनी होगी।
ठीक है। फिर 37 एंड 38 में क्या पढ़ा, मेरे गुड्स आए नहीं है, ऑफिसर जाके मेरी बोट में जा सकता है, गुड्स चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकता है। ये सेक्शन 37 एंड 38 में समझ गया। ओके, सो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, एंटायर इज ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको लेके जाता हूँ सेक्शन 45 में, वेरी इंटरेस्टिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। देखो एग्जांपल, जैसे मेरे गुड्स आ गए, पोर्ट पे आ गए, मेरे गुड्स अनलोड हो गए, कस्टम ऑफिसर ने देख भी लिया, अब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे तो मिले नहीं, अभी भी कस्टम वालों के पास है, राइट। अभी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन ध्यान रखेगा, ये हमने लेक्चर में सीखा था अर्लियर चैप्टर्स में, हाँ, पिलफ्रेज एंड वो सब। ये देखो, ये गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, अभी भी गुड्स कस्टम वालों के पास है, सो ये पूरा गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, कस्टडियन का होगा। किसका होगा, ये कस्टडियन। यार तेरे पास गुड्स है, इंपोर्टर को कहाँ मिले, सो यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टडियन का होगा। अब व्हेन आई से कस्टडियन, जो हमने सेकेंड लेक्चर में सीखा था ना, कस्टडियन कस्टडियन, यार कस्टडियन होता कौन है, या ये तो कस्टडियन के लिए काम करता है, वो एक्चुअली द कस्टडियन। जब मैं बोलता हूँ तो मैं समझाता हूँ, ये सुनो, जो बड़े बड़े पोर्ट होते हैं ना, जैसे जीएनपीटी पोर्ट या कोई भी पोर्ट, उसमें पोर्ट ट्रस्ट इज द कस्टडियन। जैसे जवाहर जीएनपीटी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये पोर्ट ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। यार तेरे उधर गुड्स आए तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, सो पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट, वो कस्टडियन काउंट होगा। ये लोग आदमी है जो जेएनपीटी के लिए काम करते हैं, सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर अगर गुड्स आईसीडी इनलैंड कंटेनर डेपो में आते, मैंने आपको समझाया था आईसीडी इनलैंड कंटेनर डेपो अर्लियर लेक्चर्स में, इसमें क्या होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, जो आईसीडी के हेड है, जो भी आईसीडी मेंटेन करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिनका नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट का ही अंडरटेकिंग। अगर गुड्स एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट में उतर गए, अनलोड भी हो गए, बाद में गायब हो गए, चोरी हो गए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, एयरपोर्ट अथॉरिटी। जैसे मुंबई में आए तो मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, पुणे में आए तो पुणे अथॉरिटी, एंड सो ओके। एंड अगर गुड्स रेल से आ रहे हैं, हाँ, रेल से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेशन मास्टर या ड्राइवर, वो लोग रिस्पॉन्सिबल। मैं तो इंपोर्टर के मिला ही नहीं है, तो वो काय का रिस्पॉन्सिबल। वेरी वेरी गुड, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब वापस एक बार समरी देखो, जैसे अगर पोर्ट से आ रहे, पानी से आ रहे मेरे गुड्स, एंड अनलोड होने के बाद चोरी हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, जीएनपीटी, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये जीएनपीटी एक एग्जांपल है, हर जगह का पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। अगर इनलैंड कंटेनर डेपो है, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे बनाया ना आईसीडी इनलैंड कंटेनर डेपो, क्योंकि जगह जगह पोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं, बट आईसीडी पॉसिबल है। तो इनलैंड कंटेनर डेपो में उतर गए थे, बाद में चोरी हो गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट का ही अंडरटेकिंग। थर्ड, अगर गुड एयरपोर्ट से है, देखो अनलोड हो गए, बाद में चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो स्टेट में है वो उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी। लेकिन अगर रेल से आ रहे, ट्रक से आ रहे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर, ये भाई रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो ये सेक्शन 45 में बोला गया, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये देखो, जैसे गुड्स अनलोड होंगे ना, जैसे भी गुड्स अनलोड होंगे, ठीक है, फिर ये कस्टडियन का काम है, ये कस्टडियन क्या है, जेएनपीटी जो भी है, पोर्ट ट्रस्ट, कस्टडियन का काम है टू कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स। जो भी अनलोड हुए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ये कस्टडियन का काम है। ये देखो, जैसे जो भी गुड्स आए, अनलोड हुए, इसका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलर्स चेकिंग करना, टैली करना विद इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, सब कुछ एक कस्टडियन का काम। कि 100 क्वांटिटी लिखी थी इंपोर्ट जनरल, तो 100 ही है ना कि 90 है, तो ये सब कुछ काम ये कस्टडियन का, ठीक है। और उसको बाद में एक रिपोर्ट देना है, कस्टडियन का काम होने के बाद उसको एक रिपोर्ट देना है, जिसको बोलते हैं आउट टर्न स्टेटमेंट। आउट टर्न स्टेटमेंट, ये इतने आए थे और इतने बाहर गए। सो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में 100 लिखे थे, आउट टर्न में भी 100 है, ये भी उसको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ओके, अगेन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आउट टर्न स्टेटमेंट, ये पूरा प्रोसीजर कस्टडियन को फॉलो करना है, ठीक है, एक स्टोरी की तरह ही सुनो।
अब आता है लायबिलिटी ऑफ कस्टडियन। वो पोर्ट ट्रस्ट, मैंने बोला जेएनपीटी, स्टेशन मास्टर, कंटेनर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो कब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंपोर्टर ने से 1000 क्वांटिटी, मैं एक इंपोर्टर हूँ, बाय कर रहा हूँ यूएसए से, मैंने 1000 क्वांटिटी मंगवाई थी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 10 लाख रुपए का एंड कस्टम ड्यूटी भरनी थी 1 लाख रुपए। ओके, अब यूएसए से गुड्स आए भी, ये देखो यूएसए से गुड्स इंडिया में आ भी गए, इंडियन पोर्ट पे उतर भी गए, उतरने के बाद ये देख रहा है, उतरने के बाद ये कस्टडियन चेक कर रहा है, कस्टडियन चेक कर रहा है, सारा प्रोसीजर फॉलो किया, 1000 क्वांटिटी मंगवाई थी, 2 क्वांटिटी कस्टडियन के कस्टडी से ही चोरी हो गई, कस्टडियन के कस्टडी से 2 क्वांटिटी चोरी हो गई। अब क्या होगा, हाँ 2 क्वांटिटीज आर पिल्फर्ड फ्रॉम कस्टडियन कस्टडी, मेरी थोड़ी गलती है, इंपोर्टर की गलती नहीं है, ये तो कस्टडियन की गलती है। सो गुड्स आर पिल्फर्ड, गुड्स चोरी हुए फ्रॉम द कस्टडियन कस्टडी, और मुझे कितने मिले, 1000 नहीं मिले, मुझे सिर्फ 998 क्वांटिटी, 2 चोरी हो गए, सो मुझे 9980 मिले। सो हाउ मच कस्टम ड्यूटी आई विल पे, आई विल पे कस्टम ड्यूटी ओनली ऑन 998 क्वांटिटी। मैं 98,000 ही भरूंगा, वो 2 क्वांटिटी तो पिल्फर यानी चोरी हो गई कस्टडियन के कस्टडी से, मुझे 998 मिली, मैं 998 पे 98,000 भरूंगा। ओके, तो वो 2 क्वांटिटी का क्या गया, गया नहीं, ये कस्टडियन के कस्टडी से चोरी हुआ है, सो कस्टडियन आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर दोस 2000, यू पीपल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस 2000। अंडरस्टूड? ये सेक्शन 45 में लिखा है कि चोरी कस्टडियन के कस्टडी से हुए तो कस्टडियन आपको ये चोरी का कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, यू शैल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट, ये सेक्शन 45 में लिखा है। ओके, समझ गया? ये देखो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बिल ऑफ एंट्री, जो हमने सीखा था लेक्चर 1 में कि आपको कस्टम ड्यूटी कब भरनी है, जब आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, कौन सा, बिल ऑफ एंट्री। ओके, सो जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो कब, तब कस्टम ड्यूटी लिखते हैं। अब आता है टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये सुन, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जैसे मैं एक्सपोर्ट, जैसे कोई एक्सपोर्टर, मैं नहीं, जैसे ये एक्सपोर्टर है, ये यूएसए से गुड्स इंडिया भेज रहा है, देखो आ गए, यूएसए से गुड्स कहाँ भेजे, इंडिया आ गए। अब यहाँ पे इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, कौन सा, बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्टर जिसके गुड्स है उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री, उसको कुछ पे करना पड़ता है कस्टम ड्यूटी, एंड बाद में ही गुड्स मिलते हैं, राइट। सो ये देखो, ये गुड्स उसको कब मिलेंगे, जब वो एक फाइल करेगा, क्या बिल ऑफ एंट्री, कलर है व्हाइट बिल ऑफ एंट्री, व्हाइट कलर का जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा ना, तो ही उसको ये गुड्स मिलेंगे। क्यों ऐसा कलरिंग, बताता हूँ व्हाई दिस कलर। सो अनलेस आई फाइल व्हाइट बिल ऑफ एंट्री, मुझे गुड्स नहीं मिले। ओके, क्या डॉक्यूमेंट है, व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। लेकिन काफी बार क्या होता है, गुड्स पोर्ट पे आ गए, मेरे पास टाइम नहीं है या पैसा नहीं है या कुछ भी रीजन से मैं बोलता हूँ ये गुड्स कहाँ शिफ्ट कर दो, गुड्स कहाँ शिफ्ट कर दो, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, गुड्स कहाँ शिफ्ट कर दो, कस्टम बॉन्डेड यानी कस्टम के ही वेयर हाउस में। अभी भी मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है जिसको बोलते हैं येलो बिल ऑफ एंट्री। जब भी मैं गुड्स मूव करता हूँ पोर्ट से कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, यानी अभी भी कस्टम ऑफिसर से कस्टम ऑफिसर के पास ही गया, मुझे कहाँ मिला, सो आई विल फाइल वन डॉक्यूमेंट नोन एज येलो बिल ऑफ एंट्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरूंगा बट येलो बिल ऑफ एंट्री भरनी पड़ेगी। ओके, एंड जब मैं ये कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से गुड्स लूंगा, तब मुझे वापस बिल ऑफ एंट्री भरना पड़ेगा, ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, ग्रीन सिग्नल मिल गया कि लेके जा सो ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस आर द 3 टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रियल लाइफ में भी काम आएगा, कलर से मालूम पड़ेगा। ओके, फिर से देखो, जैसे इंपोर्टर है डायरेक्टली पोर्ट से गुड्स लेके जा रहा है, पोर्ट से ही गुड्स लेके जा रहा है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, विच कलर, व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। लेकिन मैं पोर्ट से लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुड्स प्लीज वेयर हाउस में शिफ्ट करो ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुड्स कस्टम के ही वेयर हाउस में शिफ्ट करो, कस्टम बॉन्डेड वेयर, तो ऐसे ही शिफ्ट नहीं होता, इंपोर्टर को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, कौन सा, येलो बिल ऑफ एंट्री, येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री। क्या कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, नहीं, अभी भी कस्टम ऑफिसर के पास है, मुझे नहीं मिला इसलिए नो कस्टम। लेकिन जब मैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से बाद में खुद के होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रहा हूँ,
कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से मैं लेके जा रहा हूँ अपने गोडाउन में होम कंजम्पशन के लिए, तो मुझे फाइनली ग्रीन सिग्नल मिला, आई विल फाइल ग्रीन बिल ऑफ एंट्री। अब मुझे कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। So these are my type of bill of entry. Understood? Again an objective question. ठीक है, ये देखो और भी डिटेल में करते हैं। जैसे गुड्स आए यूएसए से, कहाँ गए, अब कितने टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री बनते हैं वो सुनो। कलर तो मालूम पड़ गया, व्हाइट येलो ग्रीन, व्हाइट येलो ग्रीन। अब कितने टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री बनते हैं ये सुनो। जैसे गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, यूएसए से इंडिया, तो ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री जो मैं भर रहा हूँ ना, ये मुझे देना होगा कस्टम अथॉरिटीज कि ये गुड्स है, ये नेचर है, ये एक्सपोर्टर था, यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं, सब कुछ इसमें मेंशन होगा बिल ऑफ एंट्री। इतना कस्टम ड्यूटी है, इतना जीएसटी, ओरिजिनल जो भी बिल ऑफ एंट्री है ये कस्टम अथॉरिटीज में, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, फाइल होगा। फिर जो डुप्लीकेट बिल ऑफ एंट्री होगा वो फाइल होगा विद दिस कस्टडियन के, चेक कर बॉस जो गुड्स मंगवाए वही है कि नहीं बिल ऑफ एंट्री में, ये कस्टडियन को दे दूंगा ताकि वो भी प्रॉपर्ली वेरीफाई करे। थर्ड, ट्रिप्लीकेट बिल ऑफ एंट्री एक होगा, वो पता है किसको जाएगा, वो किसको जाएगा, देखो मेरे पास, यार एक कॉपी मेरे पास भी तो होनी चाहिए। सो ट्रिप्लीकेट बिल ऑफ एंट्री विल बी विद इंपोर्टर एंड क्वाड्रप्लिकेट बिल ऑफ एंट्री, चौथा बिल ऑफ एंट्री भी होगा, फोर्थ कॉपी। ये किसको दूंगा, ये किसको दूंगा मैं, बैंक को, क्योंकि बैंक अब वो एक्सपोर्टर यूएसए वाले को पे करेगी, तो उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ बनेगा क्वाड्रप्लिकेट बिल ऑफ एंट्री। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री। फर्स्ट किसके लिए आया, ये देखो, अब बैंक जाके पेमेंट करेगा जब उसको बिल ऑफ एंट्री मिलेगा, ठीक है। पहला किसके लिए, कस्टम ऑफिसर के लिए, दूसरा कस्टडियन के लिए, तीसरा मेरे लिए एंड चौथा बैंक के लिए। ये 4 कॉपीज होगी, ठीक है। कितने हैं, व्हाइट ग्रीन येलो। ये पूरा हम केबीसी गेम खेलेंगे 5 मिनट्स में ताकि बैठ जाए, ठीक है। अब व्हाट इज द टाइम लिमिट, क्या लाइफ टाइम कभी भी बिल ऑफ एंट्री कर सकते हो, मेरे गुड्स आ जाए से 10 अगस्त को मेरे गुड्स आए, मैं क्या अक्टूबर नवंबर कभी भी बिल ऑफ एंट्री भर सकता हूँ, नहीं, सर्टेन टाइम लिमिट इज देयर। ये सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन। ये देखो, इंपोर्टर जैसे गुड्स आ जा रहे हैं 10 अगस्त को, इंपोर्टर शैल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे। नहीं समझा, जैसे मेरे गुड्स आ जाए 10 अगस्त को, मुझे 11 अगस्त रात 12 बजे से पहले करना है, बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है कि अगर एयरक्राफ्ट आया 15 जून को, मेरे गुड्स आ गए 15 जून को सुबह 10 बजे, मुझे 16 जून तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है, व्हाइट येलो ग्रीन तीनों में से कोई भी, नॉर्मली व्हाइट और येलो ही होगा, ठीक है। सो मुझे फाइल करना है क्या, बिल ऑफ एंट्री बाय मिडनाइट ऑफ नेक्स्ट डे। 10 अगस्त का है तो 11 अगस्त रात 12 बजे, 15 अगस्त का है तो 16 अगस्त रात 12 बजे एंड सो ऑन, ओके। जैसे मेरे गुड्स आए 20 जून को रात 11 बजे, तो भी मुझे 21 जून रात 12 बजे तक बिल ऑफ एंट्री, मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे, मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे तक फाइल करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। एंड काफी बार क्या होता है कि काफी लोगों को बहुत जल्दी होती है, सो वो लोग पहले भी फाइल कर सकते हैं। सी मैक्सिमम टाइम क्या बोला, आने के बाद मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे, आ गया उसके सब्सिक्वेंट डे रात 12 बजे तक, आ गया उसके सब्सिक्वेंट डे रात 12 बजे तक। लेकिन काफी आप ऑनलाइन होता है ना, तो मैं पहले भी तो कर सकता हूँ, कुछ लोग करते हैं। सो इंपोर्टर में ऑल्सो फाइल प्रायर, व्हीकल आने से पहले, वेसल आने से पहले, एयरक्राफ्ट आने से पहले ही मैं बिल ऑफ एंट्री भर देता हूँ, ओके। तो मैं मैक्सिमम कितने दिन पहले भर सकता हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड डेट है ना वेसल का आने का या एयरक्राफ्ट आने का, से 10 सितंबर है एक्सपेक्टेड, तब तक तो आ ही जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे होगा, एक्सपेक्टेड डेट इज 10 सितंबर, ओके। तो उसके 30 डेज पहले आप लोग फाइल कर सकते हो। एग्जांपल ये देखो, अगर 1 जुलाई का एक्सपेक्टेड डेट है कि वेसल आ जाएगा, उसके 30 डेज पहले तक यानी 22 जून तक आप फाइल कर सकते हो बिल ऑफ एंट्री, उसके पहले नहीं कर सकते। मैक्सिमम इज 30 डेज, मैक्सिमम इज 30 डेज, ओके, उससे पहले अलाउड नहीं, ठीक है। सो एग्जांपल है, अगर आ गया मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे, करना ही करना है, वरना पेनल्टी लेट फीस सब लगेगा। लेकिन काफी लोग पहले करते हैं, तो पहले यानी आने से पहले 30 डेज आप लोग कर सकते हो। आ गया उसके 30 डेज, एक्सपेक्टेड डेट के 30 डेज पहले भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, कस्टम ड्यूटी भर सकते, बट ऐसा करना मत, आने के बाद करो तो एडवाइजेबल,
ठीक है, तो क्योंकि कुछ गुड्स डैमेज हो गए तो वो रिफंड चक्कर कौन करेगा, सो आने के बाद ही करो। ओके, अब आता है लायबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी। जैसे एक एग्जांपल है कि आई हैव इंपोर्टेड गुड्स ऑन 1 जुलाई, आई फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री ऑन 10 जुलाई। ध्यान से सुनो, वैल्यूएशन चैप्टर में मोस्ट यूजफुल। आई हैव इंपोर्टेड गुड्स ऑन 1 जुलाई, आई हैव फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री ऑन 10 जुलाई। तब कस्टम ड्यूटी रेट था 20%, एडवांस 10 जुलाई को भर दिया। ठीक है, अब गुड्स पोर्ट पे कब आया, 11 जुलाई, यानी मैंने पहले ही बिल ऑफ एंट्री भर दिया। स्मार्ट हूं ना, छाना हूं, सो 10 जुलाई को भर दिया। गुड्स कब लैंड हुए, 11 जुलाई को, एंड उसको एंट्री इनवर्ड मिली 12 जुलाई को। वो ऑफिसर एंट्री इनवर्ड देगा, फिर ही आ सकता है ना। आ गए थे बट घुमा रहा हूं मैं उसको। ऑफिसर ने एंट्री इनवर्ड दिया, फिर 12 जुलाई को लैंड हुआ। अब 12 जुलाई को कस्टम ड्यूटी रेट था 18%। 12 जुलाई को कस्टम ड्यूटी रेट था 18%। सो जब मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया स्मार्ट बन के एडवांस में, तब रेट था कस्टम ड्यूटी का 20। लेकिन जब आया एंट्री इनवर्ड मिला, तब कस्टम ड्यूटी रेट था 18। यार अब मैं कितनी कस्टम ड्यूटी भरूं, 20% भरूं कि 18% भरूं? तो आंसर क्या लिखा है, बिल ऑफ एंट्री पे जो कस्टम ड्यूटी रेट है वो 20%, या एंट्री इनवर्ड पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 18, उसमें से विच एवर इज लेटर। बिल ऑफ एंट्री डेट और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, आपको वो कस्टम ड्यूटी भरनी, आपको वो कस्टम ड्यूटी पे करनी, विच एवर इज लेटर, नॉट अर्ली, विच एवर इज लेटर। बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। ठीक है, वो जो लेटर है, जब उतरा गुड्स एंट्री इनवर्ड मिला, तभी जो कस्टम ड्यूटी रेट है वो, या मैं एडवांस में बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, whichever is later. Example देखो, rate of custom duty, bill of entry date, entry inward, whichever is later. लेकिन ये तो कस्टम ड्यूटी है, मैं पेमेंट कैसे करूंगा, डॉलर में, पाउंड में, येन में, कैसे भी फॉरेन करेंसी में करूंगा, राइट? तो उसको एक्सचेंज रेट कैसे करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लोगे आप लोग, वो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने $10,000 पे पे किया, तो उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूं रुपीज में, कस्टम ड्यूटी तो इंडियन रुपी में भरनी होगी। सो वन व्हाट डॉलर रेट मैं उसको कन्वर्ट करूं, क्या गूगल पे चेक करूं? जब मैं बिल ऑफ एंट्री भरा, तब रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 इक्वल टू 70। जब उसको एंट्री इनवर्ड मिला, तब सपोज रेट था $1 इक्वल टू 71। अलग अलग हुआ। लेकिन जब मैं एक्चुअल पे कर रहा हूं, तब उसका रेट है $1 इक्वल टू 75। तो 3 अलग रेट है, मैं रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा कंसीडर करूं टू पे कस्टम ड्यूटी? आंसर सुनो क्या लिखा, वेरी सिंपल, रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। जब भी बिल ऑफ एंट्री भरा, तभी जो भी एक्सचेंज रेट है वो, बस। कोई एंट्री इनवर्ड मत देखो, एक्चुअल पेमेंट मत देखो, कुछ नहीं। एक्सचेंज रेट जब बिल ऑफ एंट्री भर रहे हो, तब $1 इक्वल टू 70 था ना, बस उतने पे ही मैं कन्वर्ट करूँ, 10,000 इंटू 70। ठीक है, लेकिन कस्टम ड्यूटी रेट कौन सा, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर। अगेन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डोंट वरी, इन केबीसी गेम यू विल अंडरस्टैंड, जस्ट 5-10 मिनट्स। ठीक है, ये देखो, एक मैं आपको एफएक्यू करवा रहा हूँ, केस स्टडी है, 4 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने इंपोर्ट ऑर्डर दिया था $5,000 का, $5,000 का 15 जून को मेरे गुड्स आए, 15 जून को मैंने ऑर्डर दिया था $5,000, तब भी रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 इक्वल टू 70 एंड कस्टम ड्यूटी रेट था 20%। अब मैंने बिल ऑफ एंट्री कब भरा, 25 जून को। बिल ऑफ एंट्री कब भरा, 25 जून को, तब रेट ऑफ एक्सचेंज था $1 इक्वल टू 68 एंड तब कस्टम ड्यूटी रेट था 20%। लेकिन जब एंट्री इनवर्ड मिला, जब वो वेसल आ गया और उसको एंट्री इनवर्ड कब मिला, 28 जून को, तब $1 इक्वल टू 65 रुपीज था एंड कस्टम ड्यूटी वाज 22%। ओके, अब हम फिर से वही डिस्कस करते हैं। सो आंसर देखिए, फर्स्ट व्हाट विल बी द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। हमने पढ़ा था बिल ऑफ एंट्री जब आपने फाइल किया 25 जून को, तब रेट था 20%, लेकिन जब एंट्री इनवर्ड हुआ तब रेट था 22 जो बाद में फाइल हुआ। हमने क्या पढ़ा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर, यानी कस्टम ड्यूटी रेट हो गया 22%।
लेकिन व्हाट विल बी द रेट ऑफ एक्सचेंज? आप $1 इक्वल टू 70 गिनोगे, 68 गिनोगे कि 65 गिनोगे? आंसर विल बी जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है दैट डे आप लोग रेट ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करो। यानी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ था 25 जून को, हाँ, तब रेट था 68 रुपीज $1, सो हम लोग 68 रुपीज ही कंसिडर करेंगे। समझा? ये दो चीज ध्यान रखना। अब आता है सम का आंसर, ये देखो कस्टम ड्यूटी कितनी भरेंगे? हमने $5000, जो भी अमाउंट पेएबल है $5000 इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज, रुपीस में कितने में कन्वर्ट होता है, इनटू रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सो कस्टम ड्यूटी अमाउंट पेएबल था $5000, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा? हमेशा बिल ऑफ एंट्री 68 रुपीज, एंड कस्टम ड्यूटी रेट कौन से लेंगे? एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर 22 को। सो फाइनली आंसर आ गया 74,800। 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 to 4 मार्क्स का ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये था हमारा लायबिलिटी टू पे कस्टम ड्यूटी। नाउ अभी तक हमने जो भी सीखा 5 मिनट्स लेट्स डू रिवीजन थ्रू दिस गेम। कौन बनेगा करोड़पति? ये देखो, चलो देखते हैं आप लोग करोड़पति के बनते हो कि नहीं। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एज पर सेक्शन 30? कौन फाइल करेगा सेक्शन 30 के हिसाब से? क्या इंपोर्टर? मैं फाइल करूंगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट? वही वेसल में तो करोड़ों लोगों के गुड्स होंगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? सेकेंड, मास्टर ऑफ द वेसल, जो वेसल लेके आ रहा है, वो जो एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है वो फाइल करेगा। एक्सपोर्टर, जिसने यूएसए से भेजा, यूके से भेजा, वो लोग करेंगे, या गवर्नमेंट फाइल करेगी? व्हाट डू यू थिंक, कौन करेगा? Who will answer? Master of the vessel. मास्टर जो गुड्स लेकर आ रहा है उसको मालूम होगा ना, क्योंकि 10-15 लोगों के लेके आता होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के वो गुड्स लेके आता, सिर्फ मेरे थोड़ी होंगे, थाउजेंड्स ऑफ इंपोर्टर के एक ही वेसल में आते हैं गुड्स। सो वो उसको मालूम है कौन से गुड्स आ रहे क्या है, ही विल फाइल इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, मास्टर ऑफ द वेसल और पायलट और व्हाटएवर यू से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। 5000 रुपीज आप जीत गए, 10,000 के लिए आपके सामने। What is the document given by the proper officer? वो कस्टडियन या कस्टम ऑफिसर डॉक्यूमेंट देता है, फिर ही आप लोग आ सकते हो ना। सो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ऑफिसर आपको देगा तो ही आप एंट्री कर सकते हो? सेक्शन 31 में मैं आपकी एडवाइस मांग रहा हूँ। क्या ऑफिसर आपको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देगा? क्या आपको वो अराइवल रिपोर्ट देगा? क्या वो बिल ऑफ एंट्री देगा कस्टम ऑफिसर, या फिर वो एंट्री इनवर्ड देगा तो ही आप एंट्री कर सकते हो? व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट? Answer is as per section 31, document is entry inward. Okay, very good. 10,000 you have earned. चलो next question. Imported goods be unloaded, एक section था 32। जो import करते हो goods वो unload हो सकते हैं कहाँ पे? कहीं भी कर सकते हो कि approved place पे, anywhere at port। कहाँ पे कर सकते हो? Answer is approved places पे ही कर सकते हो, only at approved places। कस्टम के वहां पे अनलोड करना है तो कहाँ पे अनलोड कर सकते हो? सिर्फ एंड सिर्फ अप्रूव्ड प्लेस पे, कहीं भी नहीं कर सकते। ये सेक्शन 32 में सीखा था। फिर हमने मुकेश अंबानी वाला एक एग्जांपल किया था, बड़ी बोट आ रही है, फिर उसने छोटी बोट में शिफ्ट किया था। सो एज पर सेक्शन 35 ऑफ कस्टम एक्ट, इन केस ऑफ गुड्स वाटर बॉर्न यानी बिग वेसल टू स्मॉल वेसल, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड? विच इज दैट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड? यहाँ ऑप्शन नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट है, याद करो। जो बड़ी वेसल से छोटी वेसल आती है उसको बोलते हैं लाइटर्स, एंड डॉक्यूमेंट इज बोट नोट। डॉक्यूमेंट इज बोट नोट, ये वाला डॉक्यूमेंट है। वेरी गुड, रिकलेक्टिंग सेक्शन नंबर के साथ। चलो नेक्स्ट, व्हाट विच रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे? जब मैंने बिल ऑफ एंट्री भरा तब 20 था, जब एंट्री इनवर्ड मिला तब 25 था, तो यार कौन सा भरूं? रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कौन सा? ऑप्शन 1 जो बिल ऑफ एंट्री का रेट है तब। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी पूछा मैंने। ऑप्शन 2 जब मैंने एंट्री इनवर्ड भरा तब। ऑप्शन 3 बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, या ऑप्शन 4 बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज अर्लियर। कौन सा? रिकलेक्टिंग, कौन सा? आंसर इज विच एवर इज लेटर। जब बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करो या एंट्री इनवर्ड वो ऑफिसर देगा, वो विच एवर इज लेटर, जो लेटर पे कस्टम ड्यूटी रेट है वो ही लगेगा, whichever is later. Okay, चलो next. Who is the custodian in case of import of goods through vessel? अगर मेरे गुड्स पानी से आ रहे, मैं कस्टडियन बोल रहा हूँ,
तो यार कस्टोडियन होता कौन है? हाँ, वो पर्सन को थोड़ी कस्टोडियन बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा? ये देखो, पहला पोर्ट ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल, स्टेशन मास्टर होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंपोर्टर को ही कस्टोडियन बोलते हैं। कौन हो सकता है? कॉमन सेंस, आंसर इज पोर्ट ट्रस्ट। जवाहर जेएनपीटी, मैंने बोला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो वो पोर्ट ट्रस्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल, वो उसको कस्टोडियन बोलते हैं क्योंकि वहां पे अनलोड हो रहे हैं गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द कस्टोडियन इन केस गुड्स अनलोड हो रहे हैं थ्रू इनलैंड कंटेनर डेपो, आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डेपो से आ रहे हैं, तो कौन कस्टोडियन माना जाएगा? चलो ऑप्शन देखता हूँ, क्या पोर्ट ट्रस्ट, क्या कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, या स्टेशन मास्टर? क्या आंसर लगता है? अब एयरपोर्ट से तो आ नहीं रहे, पानी से आ रहे, सो एयरपोर्ट अथॉरिटी तो हो नहीं सकता, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। रेल से थोड़ी आ रहे, सो स्टेशन मास्टर भी हो नहीं सकता, तो बच्चे दो। अब सिंस आईसीडी है, आंसर इज कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन, वो भुगतेगा। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिमूवल ऑफ गुड्स बाय इंपोर्टर फ्रॉम कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, व्हिच कलर बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड? जैसे मैंने मंगवाए, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया यार वेयरहाउस में डाल, अब वेयरहाउस से मैं निकाल रहा हूँ, सो फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स बाय इंपोर्टर फ्रॉम वेयरहाउस, वेयरहाउस से मैं निकाल रहा हूँ, तब कौन से कलर की बिल ऑफ एंट्री भरनी? याद करो, तीन है ना, येलो भरोगे, व्हाइट भरोगे, ग्रीन भरोगे कि रेड भरोगे? आंसर कौन सा? जब आपने आए, आपने वेयरहाउस में डाले, वेयरहाउस से निकाल रहे हो, आंसर इज ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, ग्रीन सिग्नल के लेके जाओ। ओके, ठीक है, क्लियर कलेक्टिंग, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब कितनी कॉपीज रहेगी बिल ऑफ एंट्री? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बिल ऑफ एंट्री बनाओगे आप लोग? एक, दो, तीन, चार, कितने? तीन कॉपी, चार कॉपी, एक कॉपी की दो कॉपी? याद करो, पहली कॉपी किसके लिए थी? पहली कॉपी वो कस्टम ऑफिसर्स के पास असेसमेंट के लिए, दूसरी थी कस्टडियन के लिए, तीसरी मेरे लिए भी तो चाहिए एक कॉपी, एंड एक चौथी थी बैंक को, फिर वो पेमेंट हुआ, तो आंसर इज 4 कॉपी। कोई भी बिल ऑफ एंट्री लेगी तो उसकी 4 कॉपी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगर गुड्स आ गए तो मुझे बिल ऑफ एंट्री कभी भरना? गुड्स का एंट्री हो गया, एंट्री इनवर्ड मिल गया, अनलोड हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे पेमेंट भी तो करना है कस्टम ड्यूटी का, बिल ऑफ एंट्री भी तो भरना है, भले व्हाइट येलो जो भी हो, तो कौन सा कब भरूं मैं? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री? जैसे गुड्स आगे तुरंत करना है, आने से पहले करना है, 30 डेज आफ्टर अराइवल, यानी आने के बाद 30 दिन आराम से बैठा हूं, चलेगा? या फिर विद इन मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे? आंसर इज विद इन मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डे। आ गया उसके नेक्स्ट डे तक करना है, आ गया उसके रात 12 बजे नेक्स्ट डे तक करना है। 10th अगस्त को आए तो 11th अगस्त रात 12 बजे, 10th अगस्त को कभी भी आने दो, 11th अगस्त रात 12 बजे, विद इन मिडनाइट ऑफ सब्सिक्वेंट। ओके, अब व्हाट इज द एक्सचेंज रेट टू बी कंसिडर्ड फॉर पेइंग कस्टम ड्यूटी? एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू से 60 70, कौन सा एक्सचेंज रेट लोगे? जब मैंने बिल ऑफ एंट्री भरा वो डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे, या जब एंट्री इनवर्ड मिला वो डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे, या मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 2 महीने पहले वो डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे, या मैं एक्चुअल पे कर रहा हूँ 6 महीने बाद वो दिन का एक्सचेंज रेट लेके कस्टम ड्यूटी गिनेंगे? कौन सा लेता है? टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी कौन सा एक्सचेंज रेट लेंगे वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आंसर इज ऑलवेज एक्सचेंज रेट विल बी डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। जब भी आप बिल ऑफ एंट्री भरते हो तब $1 इक्वल टू कितना है वो एक्सचेंज रेट कंसिडर करेंगे, वो एक्सचेंज रेट हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड केबीसी गेम। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बीच में एक छोटा सा मजा के लिए किया था। नाउ हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 47 में। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय एईओ 2 टायर और 3 टायर, ये हेडिंग है। देखो मैं समझाता हूँ एईओ यानी क्या होता है, सब कुछ सीखते हैं। ये देखो एग्जांपल, जैसे मिस्टर रतन टाटा सर, ये हमारे मोदी जी से मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनसे कुछ बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मैं दिन का 5-6 ऑर्डर इंपोर्ट करता हूँ, अभी इंपोर्ट एवरी डे एंड दैट आल्सो मल्टीपल ऑर्डर्स, एक दो नहीं रहता मैं यूएसए से इंपोर्ट करता हूँ, श्रीलंका से करता हूँ, बांग्लादेश से करता हूँ, चाइना, यूके, सब जगह से करता हूँ। हर ऑर्डर के लिए यार वो बिल ऑफ एंट्री भरो, कस्टम ड्यूटी भरो, जब तक कस्टम ड्यूटी भरते नहीं है गुड्स मिलते नहीं, यार ये क्या लगा के रखा है? आदमी बिजनेस करे कि यही सब करे, कुछ सॉल्यूशन दो मुझे। तो मोदी जी ने बोला यार ये तो बड़ा इंपोर्टर है एंड बड़ा एक्सपोर्टर है, बुरा मान जाएगा। सो ऐसे लोगों के लिए मोदी जी ने एक स्कीम निकाली,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि सर यू आर AEO, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। AEO मतलब ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, वो भी 2 टायर 3 टायर AEO, ठीक है, बड़े AEO हो, यू कैन क्लियर द गुड। सर बिल ऑफ एंट्री तो भरनी पड़ेगी, यू कैन क्लियर द ऑनलाइन ही तो है सर, कितना मिनट लगेगा। सो हर ऑर्डर के लिए, हर इंपोर्ट ऑर्डर के लिए बिल ऑफ एंट्री तो सर भरनी पड़ेगी, वो तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ ना, कस्टम ड्यूटी बाद में भरो, रोज रोज कस्टम ड्यूटी मत भरो, हाँ बिल ऑफ एंट्री भरना होगा। 10 से 12 ऑर्डर है तो 10 बिल ऑफ एंट्री भरनी पड़े, हाँ लेकिन कस्टम ड्यूटी बाद में भरो। अब कभी बाद में भरो, ये सुनो, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन कर दो, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, इनको एप्लीकेशन कर दो कि आप ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हो, बिल ऑफ एंट्री भरोगे बट कस्टम ड्यूटी बाद में भरोगे। कब भरना है ये देखो, जैसे जैसे आपने बिल ऑफ एंट्री भरा, ऑर्डर इंपोर्ट किया 1 to 15, आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, बिल ऑफ एंट्री भरा फ्रॉम 1 to 15 ऑफ द मंथ, गुड्स इंपोर्ट किए इतने सारे रोज रोज, बिल ऑफ एंट्री उनका भरा 1 to 15 ऑफ द मंथ, तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है 16 ऑफ द मंथ। बिल ऑफ एंट्री तो भरना ही भरना है, 100 ऑर्डर है तो 100 बिल ऑफ एंट्री होगी। सो 1 to 15 ऑफ अगस्त, एग्जाम्पल अगस्त मंथ है, सो 1 to 15 ऑफ अगस्त में मैंने जो भी बिल ऑफ एंट्री भरी, इसका कस्टम ड्यूटी मुझे भरना है 16 ऑफ अगस्त, ठीक है। रोज रोज 1 2 3 4 भरूंगा ही नहीं, 16 ऑफ अगस्त तक भरना है, ओके। एंड से मैंने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक जो भी बिल ऑफ एंट्री भरी, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक जो गुड्स मंगवाए, जो बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन भरी, उसका कस्टम ड्यूटी मैं भरूंगा 1 ऑफ सितंबर, 1 ऑफ फॉलोइंग मंथ, सब्सिक्वेंट मंथ। अंडरस्टूड? ये मार्च को छोड़ के, अगर मार्च मंथ है, अगर मार्च मंथ है एंड मैंने से 1 to 15 मार्च में इंपोर्ट किया तो 16 मार्च, लेकिन 16 मार्च से 31 मार्च, 16 मार्च से 31 मार्च मैंने जो भी इंपोर्ट किया, जो भी बिल ऑफ एंट्री भरे, उसका मुझे कस्टम ड्यूटी भर देना है 31 मार्च को ही, ठीक है, क्योंकि फिर ईयर चेंज हो जाएगा ना, फाइनेंशियल ईयर घूम जाएगा, इसलिए ये पॉइंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो ये वेरी एक फैसिलिटी है बड़े बड़े इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के लिए, 2 टायर और 3 टायर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। एक बार रिवाइज करो प्लीज वापस, 1 to 15 में मैंने जो भी इंपोर्ट किया, जो भी बिल ऑफ एंट्री भरा, उसका कस्टम ड्यूटी कब भरना है? 16। 12 महीने में कभी भी करो, कस्टम ड्यूटी भरना है 16, ओके। 1 to 15 अक्टूबर में किया 16 अक्टूबर, 1 to 15 नवंबर में किया 16 नवंबर। लेकिन 16 to 30 या 16 to 31 आपने जो भी इंपोर्ट किया, जो भी बिल ऑफ एंट्री भरा, उसका 1 ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ आपको कस्टम ड्यूटी भरना। रोज रोज मत भरना, 15 दिन में एक बार तो भर मेरे बाप, उतना तो कर। लेकिन मार्च हो तो 16 to 31 जो भी करो 31 मार्च, वरना साल बदल जाए, ओके। सो ये फैसिलिटी दी है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर 2 और 3 टायर, बड़े बड़े इंपोर्टर, वो FTP चैप्टर है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वहां पे आएगा कि कौन कौन लायबल, कौन किसको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है, वो समझाओ, ठीक है, समझा। अब कस्टम ड्यूटी भरेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी टाइम पे नहीं भरा, फैसिलिटी दे रहा हूँ, टाइम पे नहीं भरा तो मिनिमम 10% इंटरेस्ट लगेगा, मिनिमम, एंड मैक्सिमम 36% लगाऊंगा पूरे साल का, सोच रहे। लेट करेगा तो 10% तो मिनिमम, लेकिन ज्यादा किया ना तो मैं 36% भी लगा सकता हूँ। एंड हाँ, बार बार ऐसा नहीं चलेगा, बार बार तुम डिफॉल्ट करो, डिले करो, मोर देन वंस करोगे ना इन 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ, मोर देन वन, एक से ज्यादा बार किया ना 3 महीने में, तो ये फैसिलिटी हटा दूंगा तेरे को। फिर हर बार ऑर्डर पे बिल ऑफ एंट्री भी भरनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, ओके। सो बार बार ऐसा नहीं चलेगा, एक बार चला रहा हूँ इंटरेस्ट लगाऊंगा, दूसरी बार करेगा तो फैसिलिटी विड्रॉ कर सकता हूँ इन 3 मंथ्स, ठीक है। वेरी गुड। चलो ये सेक्शन 47। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कस्टम ड्यूटी की करनी है, यानी ऑनलाइन ही पे करेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। किनके किनके लिए? ये जो भी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर है यार, इनको तो ऑनलाइन ही भरना है, एंड जो भी इंपोर्टर है जिसको कस्टम ड्यूटी 10,000 से ज्यादा भरनी, उनको भी ऑनलाइन ही भरना। अगेन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लोग ऑफलाइन नहीं भर सकते। इंपोर्टर जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर अभी पढ़ा ना हमने प्रीवियस स्लाइड में, उनको भी ऑनलाइन ही भरना है,
एंड कोई भी इंपोर्टर जिसको कस्टम ड्यूटी 10,000 के ऊपर आ रही है बिल ऑफ एंट्री में, उनको भी ऑनलाइन ही भरना है। मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कैसे? एक वेबसाइट है आइस गेट करके, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक वेबसाइट है आइस गेट करके, वहां पे मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वहां पे जाके आपको पे करना है। इस दिस ओके? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ये देखो मैं आपको आइस गेट वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। सी यू विल टाइप हियर आइस गेट, तो यहाँ पे खुल जाएगा ई कॉमर्स पोर्टल फॉर आइस गेट, ये दिख रहा है आपको? सो ये हमारा वेबसाइट है आइस गेट करके, यहाँ पे से आपको कस्टम ड्यूटी एंड सब कुछ भरना है। ये दिख रहा है नेशनल पोर्टल फॉर इंडियन कस्टम्स, ठीक है? आपके पास सिंगल विंडो है, सब कुछ है यहाँ पे पे करने के लिए। इज दिस ओके? थ्रू आइस गेट आप ऑनलाइन पे करोगे, इसका प्रोसेस अलग है पूरा, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके सब कुछ यहाँ पे पे करोगे। ई पेमेंट फॉर कस्टम ड्यूटी दिख रहा है आपको? ई पेमेंट गेटवे, फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इसके बेस पे आप लोग पे करोगे। अंडरस्टूड? आइस गेट करके वेबसाइट है, फेयर है? एंड सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपने आइस गेट देखा, अब सेकेंड क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग का बैंक अकाउंट होता है ना, तो जैसे रतन टाटा सर का एक बैंक अकाउंट है, कहीं भी होने दो, तो आप लोग क्या कर सकते हो बैंक अकाउंट में? कैश डिपॉजिट कर सकते हो, चेक डिपॉजिट कर सकते हो, राइट? फिर ये बैंक अकाउंट में से आपको जो भी पैसा चाहिए आपको यूज करना है फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, एफडी, शेयर्स मार्केट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर चाहिए तो आपको सेविंग करना है तो आप सेव करो, LIC, म्यूचुअल फंड, कहीं भी। एंड अगर कुछ पैसे चाहिए उसके बाद जो भी बचा आप एक्सपेंस आउट करो, ठीक है? सो ऐसा ही होता है कि पहले आप इन्वेस्ट करते हो, कुछ बचा तो सेव करते हो, और उसके बाद आप खर्चा करते हो। कोई सोच रहा है हम तो उल्टा करते, नहीं नहीं ऐसा ही करने का। सो ये एक बैंक अकाउंट है, एंड बाद में आपको चाहिए तो आप बैंक अकाउंट से पैसा चाहिए तो विड्रॉ भी कर सकते हो, ये नॉर्मल प्रोसेस रहता है। वैसे ही कस्टम ड्यूटी में अगर एक लेजर बना के रखा है गवर्नमेंट ने, जीएसटी में भी सेम लेजर है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। इट्स अ बैंक अकाउंट की तरह कैश लेजर अकाउंट है फॉर इम्पोर्टर, ठीक है? आपको जो भी कस्टम ड्यूटी भरनी है पहले आपको पे करना पड़ेगा आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। थ्रू दिस कैश लेजर आप चाहो तो कस्टम ड्यूटी भरो, आपको कोई इंटरेस्ट की पेनल्टी आई है तो इंटरेस्ट भर दो ऑन कस्टम ड्यूटी, आपको कोई पेनल्टी नोटिस आई थी आपने भरा नहीं तो आप पेनल्टी भी भर सकते हो थ्रू दिस कैश लेजर। और भी कुछ जो भी लायबिलिटी है, लेट फी, एनी अदर सम ऑफ कस्टम ड्यूटी, सब कुछ आप यहाँ से भर सकते हो, ठीक है? फिर कुछ बच गया कैश लेजर में तो वो रिफंड भी ले सकते हो। इट्स जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट, अंडरस्टूड? सो दिस इज नोन एज कैश लेजर। सो आपने आइसगेट वेबसाइट भी देखा एंड कैश लेजर भी देखा, क्लियर? ठीक है, अब मैं एक आपको लेके जाता हूँ सेक्शन 48 में। हमने ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सीख लिया, उनको ऑनलाइन ही भरना है, ओके? अब हम जाते हैं सेक्शन 48 में, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ द गुड्स नॉट क्लियर। कि यार गुड्स क्लियर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल, जैसे मेरे गुड्स आए, मेरे गुड्स पोर्ट पे आए, कस्टडियन के पास आए, मैं आ ही नहीं रहा हूँ लेने, मैं आ ही नहीं रहा हूँ कस्टडी लेने गुड्स की, तो क्या वो बेचारा वहीं रखेगा? या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने गुड्स रिक्वेस्ट की यार वेयर हाउस में रखना, तेरे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख, बट मैं आ ही नहीं रहा हूँ टू टेक द कस्टडी ऑफ द गुड्स, क्या चलेगा? क्या चलेगा? विद इन 30 डेज तक मैं नहीं आ रहा हूँ, या गवर्नमेंट ने कुछ 10-15 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, सो विद इन 30 डेज और एक्सटेंडेड टाइम में नहीं आया ना तो क्या होगा वो देखिए। या फिर एक हो सकता है कि मैंने मंगवाए थे मैंगोस और आए बनानास, मैं अबेंडन कर रहा हूँ गुड्स कि नहीं चाहिए यार, मंगवाया था क्या और आया क्या है। ये सारे सिनारियो में ऑफिसर 30 दिन के बाद और एक्सटेंडेड टाइम के बाद कस्टम डिपार्टमेंट का परमिशन लेके एंड मुझे नोटिस देके कि देख आ जा वरना मैं बेच दूंगा, ये नोटिस दे रहे कि इंपोर्टर ले ले तेरे गुड्स वरना बेच दूंगा, ऑक्शन कर दूंगा। अगर मैं नहीं आ रहा हूँ तो ऑफिसर ये सारे गुड्स ऑक्शन करेगा, कस्टडियन ये सारे के सारे गुड्स ऑक्शन करे। आप लोग सुनते होंगे ऑक्शन होता है गुड्स कस्टम से, क्योंकि कोई लेने ही नहीं आ रहा है। सो 30 दिन में संभालेगा कस्टडियन, 35 दिन संभालेगा, 50 दिन, फिर कितना रखेगा? सो वो जाके ऑक्शन करेगा एंड कस्टडियन के ये सारे पैसे हो जाए, इंपोर्टर को कुछ नहीं मिलेगा।
ये सारे पैसे कस्टडियन ने ऑक्शन किए तो कस्टडियन के पास ये सारे पैसे आ जाएंगे। ओके, ये सेक्शन 48 में लिखा है। सब कुछ पैसा कस्टडियन, इंपोर्टर को एक पैसा नहीं मिलेगा। सब एक तो तू लेने नहीं आ रहा है, तुझे क्यों दूं? ठीक है, लेकिन काफी बार क्या होगा, जैसे एनिमल्स मैंने मंगवाए थे, या फिर मैंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगवाए थे, या हजार्डस गुड्स मंगवाए, तो 30 दिन तक ऑफिसर वेट नहीं करेगा, क्योंकि खराब हो जाएंगे, एनिमल्स मर सकते हैं, वेजिटेबल्स खराब हो सकते हैं। ऑफिसर 30 डेज के पहले भी ऑक्शन कर सकता है। हाँ, लेकिन मुझे नोटिस भेजेगा, इंपोर्टर को नोटिस भेजेगा, कस्टम डिपार्टमेंट का परमिशन भी लेगा, बट ऑक्शन विद इन प्रायर टू 30 डेज भी कर सकता है फॉर सच गुड्स। ओके, अंडरस्टूड। सो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक पॉइंट है असेसमेंट का, सेक्शन 17, यही थर्ड चैप्टर में एक पॉइंट है असेसमेंट, सेक्शन 17 सेल्फ असेसमेंट, उसके बारे में समझते हैं। देखो, वेरी सिंपल, जैसे मैंने अल्कोहल मंगवाया था फॉर द फैक्ट्री पर्पस इन इंडिया, मैंने अल्कोहल मंगवाया था किसके लिए? फैक्ट्री के लिए, पीने के लिए नहीं मंगवाया था। सो फैक्ट्री के लिए मंगवाया था। ये देखो अल्कोहल आया। अगर आप फैक्ट्री के लिए मंगवाते हो तो कस्टम ड्यूटी उस पर 20% लगती है, लेकिन आप ड्रिंकिंग के लिए मंगवाते हो तो कस्टम ड्यूटी 50% लगती है। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल है। सो मैंने बिल ऑफ एंट्री भरा, कस्टम ड्यूटी भर दिया 20% पे, एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी ये सब इंपोर्टर ने खुद किया ना, सेल्फ उसने असेस किया, उसने पे कर दी कस्टम ड्यूटी 20%। अब ऑफिसर चेक करेगा, जो भी गुड्स आएंगे ऑफिसर का काम है चेक करना। ऑफिसर टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा कि ये उल्लू तो नहीं बना रहे, पिएगा नहीं ना बाद में, फैक्ट्री में ही यूज होगा ना। सो वो टेस्ट करेगा कि हाँ ये पीने के लिए हाइजीनिक ही नहीं है, ये फैक्ट्री के लिए ही चलेगा। सो वो एग्जामिन करेगा, टेस्ट करेगा, एंड फाइनली वो खुश हुआ, कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट उसको चाहिए तो वो भी सबमिट कर देंगे, एंड फाइनली वो खुश है कि बराबर है आपका बात, ये सिर्फ फैक्ट्री में ही यूज हो सकता है, आपका सेल्फ असेसमेंट करेक्ट है, रेट इज 20%, जाओ सर जाओ। सो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है जहाँ पे मैं सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ, ऑफिसर चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसको सब ठीक लगा, जाओ। सो मुझे अल्कोहल मिल गया, रेट इज 20। लेकिन काफी बार क्या हो सकता है, ये सुनो, मैंने इंपोर्ट किया था स्टील कप्स, मैंने बिल ऑफ एंट्री भरा, कस्टम ड्यूटी भरा 15% एंड सेल्फ असेसमेंट किया अंडर सेक्शन 17। लेकिन क्या हुआ वो चेक करो, ऑफिसर ने एग्जामिन किए, जो भी गुड्स आए टेस्ट किया, नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ली, ऑफिसर इज नॉट हैप्पी। पता है क्यों? क्योंकि कस्टम ड्यूटी प्लास्टिक कप के 15% है, मुझे नहीं पता था यार, गलती की हुई। प्लास्टिक कप इंपोर्ट करो तो 15% है, मैंने क्या इंपोर्ट किया था? स्टील कप्स, स्टील कप पे कस्टम ड्यूटी है कितना? 25%। सो मेरा कोई चीटिंग नहीं था यार, पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो मैं ऑफिसर को बोल रहा हूँ कि सर सेल्फ असेसमेंट में गलती हुई है, कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे लगा 15 है, बट हुआ क्या, प्लास्टिक कप पे 15% है, स्टील कप करो तो 25% है। तो ऑफिसर मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा कि डोंट वरी, सेल्फ असेसमेंट बराबर नहीं किया, बस आप एक काम करो, यही सेल्फ असेसमेंट को रीअसेसमेंट करो, रीअसेस द ड्यूटी लेवी, आप ही 10% का जो भी डिफरेंस है भर दो, आप ही रीअसेस करो एंड जान छोड़ो मेरी, ऑफिसर कुछ नहीं करे। ओके, सो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, ऑफिसर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकता है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ नहीं करे। सो दिस इज नोन एज रीअसेसमेंट, कि मैंने जो सेल्फ असेस किया 15%, ऑफिसर अब रीअसेस करके 25% भरवा। ठीक है, सो ड्यूटी टू बी सेल्फ असेस बाय इंपोर्टर, पहले तो मैं सेल्फ असेस ही करूंगा, ऑफिसर एग्जामिन करेगा, बाद में टेस्ट करेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करेंगे, और अगर उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो रीअसेसमेंट हो जाएगा। ये हमने सेक्शन 17 में सीखा। ये दोनों के लिए, इंपोर्ट हो कि एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। करेक्ट। अब आता है सेक्शन 18, ये हमने सेक्शन 17 सीखा। अब आता है सेक्शन 18, प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। यार ये क्या है, ये सुनो, काफी बार क्या होगा कि सपोज आई हैव इंपोर्टेड सम केमिकल्स, अब मुझे लग रहा है कि रेट ऑफ ड्यूटी 15 होनी चाहिए, बट कुछ कुछ केमिकल्स में कोई मेरे फ्रेंड्स बता रहे नहीं नहीं कस्टम ड्यूटी रेट 25% है, किसी से ओपिनियन ले रहा हूँ तो वो भी अलग अलग रेट पर, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा रेट लगाऊं, 15 लगाऊं, 25 लगाऊं, 40 लगाऊं, क्या लगाऊं यार।
सो मैं ऑफिसर को पूछता हूँ, यार मैं रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ, कितना कस्टम ड्यूटी भरूं, 15% भरूं, 25% भरूं, क्या भरूं? सो ऑफिसर बोलता डॉक्यूमेंट्स दे जरा। सो आई एम सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स टू। अब ऑफिसर भी कंफ्यूज हो गया, ऑफिसर भी सोच रहा है कि हाँ कौन सा केमिकल है, आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन बिकॉज कुछ केमिकल पे 15 है, कुछ पे 25। सो ऑफिसर इज अनेबल टू डिटरमाइन द रेट। पीओ बोलता है मुझे फर्दर डॉक्यूमेंट्स दे। पीओ बोलता है, पीओ यानी प्रॉपर ऑफिसर, वो बोल रहा है कि यार मुझे इस पे केमिकल पे टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, बाद में रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। इसका कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, बाद में रेट डिटरमाइन कर। तो मैं बोला यार मेरे गुड्स आ गए, मुझे चाहिए वो गुड्स, ये तो तुमको 2-3 महीना लग गया, तो मेरे गुड्स का क्या होगा? सो ऑफिसर बोलते डोंट वरी, ये देखो ऑफिसर मुझे प्रोविजनली अलाउ कर रहा है टू पे ड्यूटी अराउंड 18%। एग्जाम्पल है ये सर, ऑफिसर प्रोविजनली अलाउ करेगा कि चल प्रोविजनली तू 18% भर दे, बाद में देखेंगे। ओके, सो अंटिल द फाइनल ड्यूटी इज असेस्ड, जब तक वो एग्जाम नहीं कर लेता केमिकल्स, टेस्ट नहीं कर सकता, जब तक फर्दर डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर स्टडी नहीं कर लेता, तब तक प्रोविजनली तो भर दो 18%। ठीक है, सो उसने 18%, मैंने 18% भर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, ऑफिसर बोले कहाँ जा रहा है? मैं बोला यार 18% भरा ना, अब क्या है? बाद में मालूम पड़ा ऑफिसर मुझे बोल रहा है कि अगर 25% निकला तो तू तो भाग जाएगा, तुझे तो गुड्स मिल गए। जो भी डिफरेंस है 7% का, जो भी डिफरेंस है, मैं तुझे बोल रहा हूँ तुझे सबमिट करना पड़ेगा बॉन्ड या सिक्योरिटी, क्योंकि फ्यूचर में रेट ज्यादा निकला तो तू तो आएगा ही नहीं, तू तो भाग जाएगा। सो मुझे एक डॉक्यूमेंट देना होगा, बॉन्ड और सिक्योरिटी। जो भी डिफरेंस अमाउंट है या ऑफिसर जो भी अमाउंट मेंशन करेगा उतना मुझे देना होगा, बॉन्ड और सिक्योरिटी। ठीक है, एंड हाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन मांगेगा ना प्रॉपर ऑफिसर मुझसे, वो भी मैं अग्री करता हूँ देने के लिए। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट जो भी चाहिए, आई एम रेडी टू सबमिट। अगर ये सब करूंगा तो 18%, तो प्रोविजनली वो अलाउ करेगा। सो मैं उसको बॉन्ड पे सबमिट करूंगा एंड उसको जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट करूंगा। ओके, अब ऑफिसर टेस्ट करेगा, एग्जाम करेगा एंड फाइनली उसने ऑर्डर पास कर दिया प्रोविजनल असेसमेंट का। ठीक है, सो आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो भी है सबमिट करने मुझे 15 डेज में। अब उसने मैंने 18% भर दिया ना, अब वो टेस्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट सब कुछ करेगा, वो मुझे 15 दिनों के अंदर उसको देना है, 15 डेज के अंदर। सो आई विल सबमिट हिम इन 15 डेज एडिशनल डॉक्यूमेंट। लेकिन यार 15 दिन कम नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे टाइम भी लगेगा। सो मैं ये पीरियड 15 डेज का एक्सटेंड कर सकता हूँ। ऑफिसर आई बेग यू प्लीज मुझे ज्यादा टाइम दे। सो दिस पीरियड ऑफ 15 डेज कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 3 मंथ, यानी 15 डेज प्लस 3 मंथ। ओके, एंड मुझे 3 महीना भी कम पड़ा कि नहीं नहीं और चाहिए, तो दिस पीरियड ऑफ 3 मंथ कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय फर्दर 3 मंथ। अगर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का मैं परमिशन लूं तो इस तरीके से एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, सो जैसे मैं 18% भर रहा हूँ, ऑफिसर तुझे डॉक्यूमेंट चाहिए 15 दिनों में दे दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो 3 महीना भी लग सकता है, एंड उससे भी ज्यादा टाइम चाहिए, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लो तो 6 मंथ्स भी टाइम मिल सकता है। ओके, सो नॉर्मली 15 डेज है, एक्सटेंड हो सकता है 15 प्लस 3 मंथ, और 3 मंथ प्लस 3 मंथ फिर से एक्सटेंड हो सकता है, उसके बाद एक्सटेंड नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंड। इतने दिनों में मुझे डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए सबमिट करना। कोई वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा ना, अभी तो प्रोविजनल ऑर्डर पास है, फिर ही वो फाइनल ऑर्डर रेट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब मैंने सबमिट कर दिया, आई हैव सबमिटेड ऑल द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, तुझे जो चाहिए तो ऑफिसर को दे दिया। अब ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास करेगा कितने दिनों में? फाइनल ऑर्डर वो पास करेगा 2 मंथ्स में। जब उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसके 2 महीने में वो ऑर्डर पास करेगा, उसके 2 मंथ्स में वो ऑर्डर पास करेगा। बट काफी बार टेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, रन ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये पीरियड ऑफ 2 मंथ एक्सटेंड हो सकता है बाय फर्दर 3 मंथ, यानी 2 प्लस 3। इतने दिनों में तो बॉस तू ऑर्डर पास करेगा ही, लाइफ टाइम नहीं लगा सकता। सो 2 मंथ्स प्लस 3 मंथ, मैक्सिमम 5 महीने में तो ऑर्डर देना ही होगा। सो प्रॉपर ऑफिसर यार तुझे जब डॉक्यूमेंट्स मिले उसके 2 मंथ्स में ऑर्डर पास करेगा, बट ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बाय फर्दर 3 मंथ्स, उसके बाद नहीं हो सकता।
ठीक है, ये सेक्शन 18 में बोला। अब फाइनल ऑर्डर भी आ गया। सो क्या क्या हुआ अब तक? मैंने प्रोविजनली भरा, मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए 15 दिनों में। 15 दिन में नहीं हो रहे तो 3 महीना ले लो, 3 महीना भी नहीं तो 6 महीना ले लो। अब सारे इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके इन्फॉर्मेशन के बाद उसको 2 मंथ्स में ऑर्डर पास कर। 2 मंथ्स कम लग रहा है तो 2+3 एक्सटेंशन देता हूँ ऑर्डर पास करने। अब उसने ऑर्डर पास किया, ये देखो मैंने तो प्रोविजनली 18% भरा था ना, मैंने प्रोविजनली 18%, फाइनल असेसमेंट में ऑफिसर ने डिटरमाइन किया कि मिस्टर इम्पोर्टर रेट 25% है, तुमने तो सिर्फ 18 भरा। चलो डिफरेंस ऑफ 7%, डिफरेंस ऑफ 7% दो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मैं भर नहीं रहा हूँ कि नहीं है यार, क्या करे, जा नहीं देता, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा ऑफिसर, क्या करेगा ऑफिसर, मैं दे नहीं रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ डिफरेंस सर। अब याद करो मैंने उसको स्टार्टिंग में कुछ दिया था, क्या दिया था मैंने उसको, बॉन्ड और सिक्योरिटी, इसीलिए उसने लिया था। ये बॉन्ड और सिक्योरिटी वो एनकैश करके ले लेगा अपना पैसा। ठीक है, सो वो बॉन्ड भी सिक्योरिटी भी वो, मैंने जो भी बैंक गारंटी सिक्योरिटी दी थी वहां से वो पैसा मेरा ले लेगा। ठीक है, ये ऑप्शन 1 है उसके पास। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि मैंने प्रोविजनली 18 भरा, ऑफिसर ने फाइनल असेसमेंट में 25 निकाला। ठीक है, तो मैं अच्छा इम्पोर्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डोंट वरी ऑफिसर, ये ले तेरा 7%, जो भी डिफरेंस है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ये ले तेरा, ले ले। सो ऑफिसर को मैंने 7% भर दिया डिफरेंस, और इंटरेस्ट भी भर दिया क्योंकि 6-7 महीना लग गया ना इसमें। सो आई पेड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट अमाउंट। अब ऑफिसर जा रहा है कि वेरी गुड मिस्टर प्रतीक, जाओ जाओ, बोलो ये बॉस मैंने जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी दिया था अब तो तुझे पैसा मिल गया, वापस तो कर, पता चला तू वो भी ले गया तो चलो वापस करो। सो नाउ सिंस आई हैव गिवन मनी, आई एम टेकिंग बैक माय बॉन्ड और सिक्योर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड मनी। ठीक है, सो ये सेकंड ऑप्शन है कि आई हैव पेड द मनी सो आई विल गेट बैक माय बॉन्ड और सिक्योरिटी। थर्ड ऑप्शन, काफी बार ऐसा होगा मैंने प्रोविजनली 18% भरा बट फाइनली ऑफिसर ने डिटरमाइन किया कि रेट 15% था, सो आई पेड एक्सेस। मैं बोल रहा हूँ ला गवर्नमेंट मेरा 3% ला। सो इम्पोर्टर शैल गेट रिफंड ऑफ 3% का रिफंड मिलेगा। कोई सोच रहा होगा इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने के अंदर रिफंड आ गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल, अगर मुझे 3 महीने के अंदर रिफंड नहीं मिला, ऑर्डर पास होने के, फाइनल ऑर्डर पास होने के 3 मंथ्स में और रिफंड नहीं मिला तो इंटरेस्ट मिलेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं। कैसा लॉ बना है, जब मुझे देना है तो 7 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो, हाँ, एंड जब खुद के बारे आई तो 3 महीने तक नो इंटरेस्ट, कितना गलत बात, बट है, क्या करें। सो मुझे 3% रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिसर बोलता है ये ले तेरा रिफंड, जाओ। बोलो ये मैंने वो सबमिट किया था बॉन्ड, बोला पता चला तो एनकैश करेगा। सो अगेन आई विल टेक बैक माय बॉन्ड और सिक्योरिटी। सो मेरा रिफंड भी आ गया एंड बॉन्ड और सिक्योरिटी भी आ गया। सो एक समरी देखो, पहले कभी ये प्रोविजनल असेसमेंट होता है, 4 मार्क शॉर्ट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 मार्क, बाकी ऑब्जेक्टिव्स आए। प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 18 वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल ऑन बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो ये आएगा। पहले क्या होगा, आई एम अनेबल टू डिटरमाइन द रेट, मैं सेल्फ असेसमेंट कर ही नहीं पा रहा हूँ कि प्रोडक्ट का रेट क्या आएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है, या कस्टम ऑफिसर को लग रहा है कि यार सेल्फ असेसमेंट किया है पर मुझे कुछ और टेस्ट करना है, सो प्रोविजनल इतना भर दो, ये भी हो सकता है। थर्ड सिनारियो वेर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, सब इंफॉर्मेशन दे दी, बट ऑफिसर को फिर भी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वेरिफिकेशन करना है, तो वो बोलेगा प्रोविजनली भर दे, फर्दर डॉक्यूमेंट में बाद में देख। एंड फोर्थ सिनारियो वेर मैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे रहा हूँ, तो वो बेचारा कैसे डिटरमाइन करेगा। सो इन दिस केस आई विल पे प्रोविजनल असेसमेंट, ऑफिसर मुझे गाइड करेगा कि प्रोविजनली भर। पहले तो मैं ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ, सेकंड सिनारियो में ऑफिसर को कुछ टेस्ट करना है, थर्ड सिनारियो में ऑफिसर को और डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए और चाहिए उसको, या फोर्थ में मैंने दिए ही नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो चारों केस में प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। ओके, सो पहले मैं वो ऑर्डर पास करेगा कैसा कि प्रोविजनली भर दे 10, 15, 18%। हाँ, मुझे साथ में उसको बॉन्ड देना होगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अग्री करना है। ठीक है, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कितना दिन में सबमिट करूंगा, ये सारे सबमिट करूंगा 15 डेज में। 15 दिन कम लग रहे, डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करने, एक्सटेंशन ले सकते हो 15 दिन प्लस 3 और टाइम चाहिए
तो यार एडिशनल कमिश्नर का परमिशन, ये प्रॉपर ऑफिसर और टाइम नहीं दे सकता। एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर का लो तो 3+3 6 मंथ्स तक कर सकते, उसके बाद ओके ऑफिसर अब तो डॉक्यूमेंट मिल गए, अब तो ऑर्डर पास कर। ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा विद इन 2 मंथ, जो भी उसको सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट मिल गए उसके 2 महीने, कम लग रहा है ज्यादा टाइम चाहिए, ये ले और 3 मंथ्स का टाइम देता, और 3 मंथ्स का टाइम दिया। अब वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा, अगर डिमांड आई मैं पे करूंगा विद इंटरेस्ट, अगर अपना सिक्योरिटी एंड बॉन्ड ले लूंगा, और अगर रिफंड है तो रिफंड मिल जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर रिफंड 3 महीने के अंदर आ गया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 3 महीने के बाद आया तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अवर प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, 4 मार्क शॉर्ट नोट। इंटर वालों स्पेशली आप लोग याद रखना आ सकता है, इंटर सीए में कोई भी हो आ सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखो। व्हेन कैन प्रॉपर ऑफिसर अलाउ प्रोविजनल असेसमेंट, ऑफिसर कब अलाउ करेगा, जब मैं अनएबल हूं टू डिटरमाइन सेल्फ असेसमेंट, तब या ऑफिसर को लग रहा है मैंने सेल्फ असेसमेंट तो किया है बट ऑफिसर को डाउट है कि ये कौन सा केमिकल है, सोचना पड़ेगा। सो ऑफिसर को टेस्ट करना है, रन करना है, केमिकल चेक करना है, तब कर सकता है वो। या फिर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए बट ऑफिसर को लग रहा है नहीं नहीं और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डू यू सजेस्ट? सेक्शन 18 में प्रोविजनल असेसमेंट कब हो सकता है, सबके सारे सिनारियो, ठीक है। सो आई कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whose permission importer exporter additional document additional information सबमिट कर सकते हैं विद इन 6 मंथ, किसकी परमिशन से मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये प्रोविजनल असेसमेंट का है ना 6 महीने तक, किसका परमिशन लेना होगा, कस्टडियन का, गवर्नमेंट का, एडिशनल कमिश्नर का, या प्रॉपर ऑफिसर का, किसका परमिशन? नॉर्मली 15 दिनों में देना, फिर 3 महीना, फिर एक्सटेंड हो सकता है 6 महीना, परमिशन लेना होगा एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर, okay. And last question, what is the time limit in which final order is to be passed for provisionally assessed? जो भी प्रोविजनल ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास करना है तो विद इन 2 मंथ्स में करना है, विद इन 2 मंथ्स ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रोविजनल ऑर्डर, जब प्रोविजनल उसने ऑर्डर पास किया उसके 2 महीने के अंदर करना है, या फिर ऑर्डर पास हुआ मैं जब डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ उसको जब डॉक्यूमेंट्स दे रहा है उसके 2 मंथ्स में, या फिर 15 दिनों के अंदर, या इमीडिएटली। आंसर क्या है? विद इन 2 मंथ, जब मैं उसको बेचारे को एडिशनल डॉक्यूमेंट दूं, इंफॉर्मेशन दूं, उसके 2 महीने में वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। सो यही हमारा पूरा चैप्टर था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन कस्टम एक्ट। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो, ठीक है। एक छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है, सीए सीएमए सीए स्टूडेंट कोई भी आप लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सम कहाँ आएगा, ये प्रोविजनल असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 17 एंड 18। एंड ये जो भी आप नॉलेज यहाँ सीखोगे ना, ये सब कुछ यूज होगा चैप्टर 4 वैल्यूएशन में, जिसका मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब आपने ये चैप्टर सीखा, अब आप जंप मारो वैल्यूएशन चैप्टर में, उसके 3 वीडियो है, लेक्चर 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहले में वैल्यूएशन में पूरा अंडरस्टैंडिंग है, फिर केस स्टडीज और सम्स है, फिर वैल्यूएशन रूल्स है जो आपको 10 मार्क्स का आएगा वो चैप्टर। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। कोई भी सजेशन इंप्रूवमेंट हो तो ये आपकी स्क्रीन पे ही है। आपको कोई भी डाउट हो ना, रियली यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, और आई विल कॉल यू बैक अगर मैं ना उठाऊं तो, या आप ईमेल भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर करो, लाइक करो, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी कमेंट्स हो आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझे इम्प्रूव होने का एक चांस देते, ठीक है। हैप्पी स्टडी टाइम एवरीवन स्टूडेंट्स, टेक केयर। एनी क्वेरी यू हैव द डिटेल्स, कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।